हेलो एवरीवन, मैं कमल छाबड़ा आपका फिर से स्वागत करता हूं इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है जिसमें हम टीसीएस द्वारा पूछे गए जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं उसमें टॉप लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो उसी सीरीज़ में हम आगे जो है 2 चैप्टर्स को कवर करेंगे एक साथ, रैंकिंग और कैलेंडर। तो पहले हम रैंकिंग के क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद ही कैलेंडर के ऊपर आएंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं उठे हैं, आए तो बहुत हैं बट बहुत इजी लेवल के थे। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि अगर आपने कहीं ना कहीं से रीजनिंग कर रखी होगी एक आधी बार तो वो इजी लेवल वाले क्वेश्चंस तो आपसे हो जाएंगे। तो मैटर करेगा मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होने वाली, डबल स्पीड के साथ देख लेना। ओके, और रही बात सेशन की पीडीएफ की, तो ये वीडियो जा रही है जुलाई 2023 में। तो YouTube PDF नाम का जो टैब है हमारी ऐप के अंदर, वहाँ जाइए, जुलाई 2023 का फोल्डर है वहाँ पर, उसी में ही आपको इस सेशन की PDF भी मिलेगी। ओके, चलो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। पहला ऑर्डर एंड रैंकिंग का केस रहेगा। अब जो रैंकिंग का चैप्टर है हमारे पास, उसमें 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से आपको पता ही है। एक तो रहता है हमारा एक केस पोजीशन बेस्ड रैंकिंग का, और दूसरा रहता है अरेंजमेंट बेस्ड रैंकिंग। पोजीशन बेस्ड रैंकिंग में क्या होता है, जहां पर हमें डिफरेंट पर्संस की डिफरेंट पोजीशंस अवेलेबल होती हैं। लाइक किसी पर्सन का प्लेस हमें लेफ्ट से अवेलेबल हो गया, राइट से अवेलेबल हो गया, टॉप से गिवन हो गया, बॉटम से गिवन हो गया। अकॉर्डिंगली हमें पर्संस की पोजीशन फिगर आउट करनी होती है। तो वो बहुत ही रेयर क्वेश्चन देखे गए हैं पिछले ये 4-5 सालों के अंदर। अगर आए भी हैं तो बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन बने हैं, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा मिले नहीं तो इसमें इंक्लूड नहीं किए। तो अरेंजमेंट बेस्ड रैंकिंग, जिसमें हम कंपैरिजंस करते हैं पर्संस का डिपेंडिंग अपॉन देयर हाइट, देयर एज, उनके वेट के हिसाब से, उनकी डिफरेंट सैलरीज के हिसाब से, एटसेट्रा, जितने भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं कंपैरिजन वाले वो। तो इसमें कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिले हैं, पिछले साल भी आए थे। तो वो क्वेश्चन जो है इस सेशन में हम कवर करेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसमें मैं इंट्रोडक्शन में आपको एक क्लियर कर दूं, जो हमारी कंपैरिजन बेस्ड रैंकिंग रहेगी उसमें हम किसके ऊपर बात करेंगे, एज, वेट, डिफरेंट पर्संस की हाइट के ऊपर। तो जितने भी कंपैरिजंस होंगे हम डायरेक्टली ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। जैसे कि 5 पर्संस की आपको हाइट अवेलेबल है ए, बी, सी, डी एंड ई की। इसमें मैं अगर इंफॉर्मेशन दूं कि ए इज टॉलर देन बी एंड शॉर्टर देन सी, कि ए जो है वो बी से हाइट में लंबा है। अगर ए बी से हाइट में लंबा है तो हम इसे जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ट्रिक क्या है कि जो क्वांटिटी में ज़्यादा होगा उस पर्सन को ऊपर मेंशन करेंगे, जो क्वांटिटी में कम होगा उसको उसके नीचे मेंशन करेंगे। जैसे कि गिवन था ए इज टॉलर देन बी, ए बी से हाइट में बड़ा है और किससे छोटा था, सी से। कौन, ए। ओके, चलिए इसी में ही अगर मैं ऐड ऑन करता हूं E इज टॉलर देन सी, E जो है वो C से हाइट में बड़ा है, E जो है वो C से हाइट में क्या है, बड़ा है। और आगे D के बारे में इंफॉर्मेशन क्या आ सकती है कि D इज नॉट द टॉलेस्ट वन, D हाइट का सबसे लंबा कैंडिडेट नहीं है। अगर D हाइट का सबसे लंबा कैंडिडेट नहीं है, अब देखो 4 पर्सन्स तो अरेंज हो चुके हैं, तो अगर D हाइट का सबसे लंबा कैंडिडेट नहीं है तो कौन होगा, फिर E ही होगा। क्योंकि अगर हम टॉलेस्ट को टारगेट करें कि सबसे लंबा कैंडिडेट कौन है, तो वो कौन होगा, E। क्योंकि अभी तक के लिए पॉसिबिलिटी किस किस की है, E और D की, टॉलेस्ट होने की। मैं क्या मेंशन किया कि D हाइट का सबसे लंबा कैंडिडेट नहीं है। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल। अब आगे देखिए, और यही इंफॉर्मेशन मैं कन्वे करता हूं, रिपीट करने जा रहा हूं फर्स्ट वाली, कि A इज टॉलर देन B एंड शॉर्टर देन C। कि A जो है वो B से तो हाइट में लंबा है और किससे छोटा है, C से। मतलब इस मेथड के अंदर आपको एक पॉइंट का ध्यान रखना होगा, वो पॉइंट मैं आपको कन्वे करने जा रहा हूं। इसी में अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं D इज टॉलर देन B, D जो है वो B से हाइट में बड़ा है। अगर D B से हाइट में बड़ा है तो रहेगा तो वो B के अबव में,
बट हमें ये गारंटी नहीं है कि वो ए से छोटा है या ए से बड़ा है, वो सी से छोटा है या सी से बड़ा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि अभी तक मैंने आपको कंपैरिजन डी का किसके साथ दिया है, सिर्फ बी के साथ, कि डी जो है वो बी से हाइट में बड़ा है, बट वो ए से छोटा या ए से बड़ा है या सी से छोटा या सी से बड़ा है, कुछ श्योर नहीं है। बट इतना श्योर है कि डी जो है वो बी के ऊपर तो रहेगा, बट कहां आएगा उसकी फिक्स्ड पोजीशन का आइडिया नहीं है। सिमिलरली अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं कि ई इज शॉर्टर देन ए, ई जो है वो ए से हाइट में छोटा है, अगर ई ए से हाइट में छोटा है तो क्या मान लें कि वो बी से बड़ा है, वो तो बी से भी छोटा हो सकता है। तो मतलब इतना तो श्योर था कि ई अगर ए से हाइट में छोटा है तो वो रहेगा ई ए के बिलो में ही, बट वो बी से बड़ा है या बी से छोटा है उसके बारे में गारंटी नहीं थी। समझ आ गया? तो इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। जब तक किसी पर्सन की आपको फिक्स्ड पोजीशन का आइडिया ना हो तब तक आप अरेंजमेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हो। ओके, और जो भी ये अरेंजमेंट रहेगी कि जो क्वांटिटी में ज्यादा है उसको हम ऊपर मेंशन कर रहे हैं, जो कम है उसको नीचे की तरफ कंसीडर कर रहे हैं, जो भी ये अरेंजमेंट बनेगी हमेशा टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, अवरोही क्रम में। ठीक है, अगर ये टॉलेस्ट पर्सन है तो यहां यंगेस्ट शॉर्टेस्ट पर्सन आ जाएगा, अगर ये रिचेस्ट पर्सन है तो ये पुअरेस्ट पर्सन हो जाएगा, अगर ये एल्डेस्ट पर्सन है तो ये यंगेस्ट पर्सन हो जाएगा। तो जो भी अरेंजमेंट बनेगी ऊपर से लेके नीचे तक ये सारी क्या रहेगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में। समझ आ गया? तो चलिए अब ज्यादा क्लियरिटी होगी आपको क्वेश्चन के थ्रू। शुरू करते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 1, आपको 5 सिस्टर्स के नेम गिवन है, सीता, गीता, बबीता, ललिता एंड अनीता। नाम के चक्करों में नहीं पढ़ना, मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट में भी कन्वे किया था। हर एक नाम का पहला लेटर डिफरेंट है। देखो SGBLA, बस इतना ध्यान में रखिए। पूरा वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप क्या है लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आया अनीता तो पहले अनीता वर्ड लिखेंगे, सिंपली A फॉर अनीता, खत्म, आगे बढ़ो। तो टाइम सेव करना है आपको अपना। ओके, चलो ये वैसे बताने वाली नहीं होती है, खुद से ग्रैस्प करने वाली होती हैं चीजें। G इज एल्डर देन B, G जो है वो B से हाइट में या नहीं, किसके हिसाब से, एज के हिसाब से दिया है कि G जो है वो B से क्या है, बड़ी है एज में। अगर G B से बड़ी है तो G ऊपर और B नीचे की तरफ, क्योंकि G जो है वो क्वांटिटी में ज्यादा है। बट आया तो किसकी बात हो रही है, गीता की, क्योंकि मैंने आपको कन्वे किया हुआ है जब भी स्टेटमेंट में एंड या बट कोई भी टर्म रहे, इन दैट केस उस स्टेटमेंट का जो पहला पर्सन है या पहला पॉइंट है हमेशा वो डिफाइन होगा। बट यंगर देन, बट मतलब गीता इज यंगर देन सीता, तो गीता जो है वो सीता से हाइट में एज में छोटी है। अगर गीता सीता से छोटी है मतलब सीता जो है वो गीता से बड़ी हुई, तो गीता के अब में कौन आ जाएगी, सीता। समझ आया? तो इतना तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर एक पर्सन दूसरे से हाइट में बड़ा है तो दूसरा जो है वो पहले से हाइट में छोटा होगा। ललिता इज द एल्डेस्ट वन, कहता एज में सबसे बड़ी कौन है, ललिता। तो अगर ये 5 पर्सन्स हैं तो ललिता जो है वो टॉप मोस्ट प्लेस पे आएगी। बबीता इज नॉट द यंगेस्ट वन, बबीता जो है वो सबसे छोटी नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, बबीता से लंबी है एज में बड़ी है गीता, गीता से बड़ी कौन है, सीता बड़ी है, मतलब ये 3 पर्सन्स जो हैं इसी सीक्वेंस में आकर रहेंगे। तो बबीता अगर यहां पर नहीं है तो मुझे बबीता को यहां भी नहीं अरेंज करना, यहां भी नहीं अरेंज करना। रीजन बीइंग, अगर मैं बबीता को यहां अरेंज कर भी देता हूं तो उससे बड़ा और कौन कौन है, गीता और सीता, कहां अरेंज करोगे, तो यहां भी नहीं हो सकती। तो एक तरह का सॉर्ट ऑफ पजल ही है, पजल में आपको मैंने बताया रखे हैं पॉइंट। तो बबीता के लिए पोजीशन फिक्स हो गई, ये गीता के लिए हो गई, ये सीता के लिए हो गई, एक ही पर्सन रही कौन सी, अनीता। तो पूछा गया है हु इज द सेकंड एल्डेस्ट सिस्टर, दूसरे सबसे बड़ी सिस्टर कौन सी है इनमें से, ये सबसे बड़ी हो गई, ये दूसरी बड़ी हो गई, ये तीसरी, ये पहली सबसे छोटी हो गई, ये दूसरी छोटी हो गई, ये तीसरी। काउंट ध्यान से कीजिएगा। तो सीता जो है वो सेकंड एल्डेस्ट सिस्टर है। समझ आ गया? तो ये सिंपल लेवल वाला क्वेश्चन था अभी तक का। ओके, चलो नेक्स्ट आइए। कहता नो 2 ऑफ द 6 फ्रेंड्स, उनके नाम दे दिए गए, आर ऑफ द सेम हाइट। कहता जो 6 दोस्तों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उनमें से कितनी भी 2 की हाइट जो है वो सेम नहीं है। हाइट का कंपैरिजन अवेलेबल है, 6 पर्संस है। पहली इंफॉर्मेशन है V इज टॉलर देन ओनली 3 अदर फ्रेंड्स,
अब इस टर्म का हमेशा ध्यान रखिएगा, इस टर्म का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको गिवन करता हूं कि 5 पर्सन्स हैं, पहले इसकी सेंस समझ लीजिए, ए बी सी डी एंड ई, और ये 5 पर्सन इस तरह से अरेंज्ड हैं, ठीक है। आपको यहां पर मैं बी मेंशन करके दे देता हूं। ऑलरेडी बी का प्लेस हमें पता है कि वो शॉर्टेस्ट पर्सन है, सबसे छोटा कैंडिडेट। यहां इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, ए इज टॉलर देन बी, ए जो है वो बी से हाइट में लंबा है। अब ए अगर बी से हाइट में बड़ा है तो वो तो रहेगा बी के अबव में, बट कहां पर आएगा, क्या उसकी फिक्स्ड पोजीशन का आइडिया है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब बी के अबव में आएगा, कहीं भी आ सकता है। बट अगर मैं आपको गिवन करूं कि ये 5 पर्सन है, नॉर्मली सेंस पे जाना, उसकी पोजीशन पे फोकस मत करना अभी। अगर मैं आपको गिवन करूं ए इज टॉलर देन ओनली बी, ए जो है ना, 5 पर्सन थे, देखो ए जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ बी से ही बड़ा है, तो इसकी सेंस क्या निकले? तो आप कहेंगे अच्छा ए जो है वो सिर्फ बी से ही बड़ा है, फिर बाकियों से क्या होगा? फिर वो बाकियों से क्या होगा? छोटा होगा। तो मतलब अगर ए जो है सिर्फ और सिर्फ बी से बड़ा है, दैट मीन्स बी जो था वो हाइट का सबसे छोटा कैंडिडेट था, तभी तो ए सिर्फ और सिर्फ बी से बड़ा था और बाकियों से क्या था? छोटा था। तो जब भी आपको ये ओनली टर्म अवेलेबल होगी, सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड पर्संस आपको मिल सकते हैं। ओके, जैसे सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री आपको पता है ना, तो ये शॉर्टेस्ट पर्सन आपको मिल। तो इस ओनली टर्म को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि मेन मकसद क्या था ये सेशन लेने का, रैंकिंग के ऊपर बेस्ड, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स को मैंने देखा है ये ओनली टर्म को अवॉइड करके चलते हैं, फिर वो अरेंजमेंट बना भी नहीं पाते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहां मेंशन था कि V इज टॉलर देन ओनली 3 अदर फ्रेंड्स, कि V जो है 3 अन्य दोस्तों से हाइट में लंबा था, केवल 3 लोगों से। तो 1 2 3, सिर्फ इन 3 लोगों से हाइट में लंबा है, तो V यहां पर आ गया, फिक्स्ड पोजीशन आ गई। Z इज ओनली टॉलर देन X, Z जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे लंबा है हाइट में? X से। अगर Z सिर्फ X से लंबा है हाइट में, तो बाकियों से क्या होगा? छोटा होगा। तो Z और X के बारे में इंफॉर्मेशन फिक्स हो गई। नेक्स्ट, W इज शॉर्टर देन U ओनली। देखो काफी टर्म्स आपको ओनली से रिलेटेड है। W जो है वो सिर्फ और सिर्फ U से ही छोटा है, बाकी किसी से छोटा नहीं है, तो मतलब वो बाकी 4 से क्या होगा? हाइट में बड़ा होगा। चलिए, एक ही पर्सन रह गया, वो यहां पर आ जाएगा। तो पूछा क्या गया है? फाइंड हु इज द थर्ड शॉर्टेस्ट अमंग ऑल द फ्रेंड्स। तीसरा सबसे छोटा कैंडिडेट, 1 2 3, तीसरा सबसे छोटा कैंडिडेट कौन पेंडिंग रहा है यहां पर? Y। ठीक है, तो वही पजल और सिटिंग वाली सेंस कि जिस पर्सन के बारे में आपको डाटा नहीं अवेलेबल था, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, कहता है अमंग 7 सिस्टर्स, 7 बहनों के आपको नाम दे दिए गए, जिसमें कि U इज एल्डर देन ओनली 4 अदर सिस्टर्स। ये देखो ओनली टर्म आई कि U जो है जो अदर 4 सिस्टर हैं, अलग से 4 बहनें और हैं, सिर्फ उन्हीं से ही क्या है? एज में बड़ी है। तो ये हम 7 पर्सन्स अरेंज कर देते हैं। ओनली 4 अदर, 1 2 3 4, तो यहां पर कौन आ गई? U, पोजीशन फिक्स हो गई। V इज एल्डर देन W, सिंपली गिवन है, ओनली टर्म नहीं है कि V जो है वो एज में बड़ी है किससे? W से। ना तो V का आइडिया अभी, ना तो W का आइडिया। T इज एल्डर देन Y, T जो है वो Y से एज में बड़ी है। X इज एल्डर देन 1 पर्सन ओनली, दैट इज Z। X जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन से ही एज में बड़ी है, वो भी कौन है? Z। तो X जो है सिर्फ एक पर्सन से ही बड़ी है, तो वो बाकियों से क्या होगी? छोटी। और वो किससे बड़ी थी? सिर्फ और सिर्फ Z से बड़ी थी। अब आया हु आया, तो किसकी बात होगी? Z की, क्योंकि हु और विच के केस में उस हु और विच के बिल्कुल साथ में जो बैठा होगा कैंडिडेट या पर्सन या पॉइंट, हमेशा वही डिस्कस होगा। तो Z इज द यंगेस्ट अमंग ऑल सिस्टर, बताने की जरूरत नहीं थी, इसमें आपने ओनली वर्ड मेंशन कर दिया था। तो ये सुपरफ्लोस, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है। U इज एल्डर देन T, U जो है वो T से एल्डर है, एज में बड़ी है। ओके, अगर U T से एज में बड़ी है, तो ध्यान से देखिए U ऑलरेडी अरेंज्ड है। T किससे बड़ी है एज में? Y से। मतलब T और Y के लिए 2 पोजीशन U के बिलो में होनी चाहिए अवेलेबल। ये देखो U के बिलो में टोटल कितने कैंडिडेट हैं? 4, जिनमें से 2 पोजीशन रिजर्व हो गई X और Z के लिए। तो U के बिलो में ये 2 पर्सन भी तो आने हैं, तो इन्हीं यहीं पे अरेंज होंगे। ओके, चलो आगे देखिए क्या गिवन है।
VW से एज में बड़ी है तो यहां पर आ गया। इनके अलावा कोई ऑल्टरनेट है भी नहीं इनको अरेंजमेंट में लाने के लिए। गिवन दैट नो टू सिस्टर्स हैव द सेम एज, यह ज्ञात है कि किन्हीं भी दो बहनों की एज जो है वो सेम नहीं है। देन फाइंड हु इज द एल्डेस्ट सिस्टर, सबसे लंबी सबसे एज में सबसे बड़ी बहन कौन है? V है। समझ आ गया? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 लड़के हैं, नाम दे दिए गए। पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट, उन्होंने एक कॉन्टेस्ट में भाग लिया है। ऑल ऑफ देम फिनिश ऑन डिफरेंट रैंक्स फ्रॉम 1 to 7, सभी ने डिफरेंट रैंक्स में जो है वो क्या था, कॉन्टेस्ट जो है वो खत्म किया है। तो ये 7 पर्सन इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, ओके। 1 बीइंग द हाईएस्ट एंड 7 बीइंग द लोएस्ट। कहते जो भी कॉन्टेस्ट में भाग लिया था, जो 1 नंबर पे था वो सबसे बड़ा था, और 7 नंबर पे कोई भी कॉन्टेस्ट हो सकता है, ठीक है, वो सबसे कम रैंक वाला था। आगे देखिए क्या है, द रैंक ऑफ S इज लोअर देन K। S का जो रैंक है वो K से कम है, मतलब K का रैंक S से ज्यादा हुआ। बट आया तो किसकी बात हो रही है? S की। बट हायर देन C, माना कि S का रैंक K से कम है, बट किससे ज्यादा है? C से ज्यादा है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, द रैंक ऑफ T इज 1 बिलो U एंड 1 अबव P। कहता जो T का रैंक है वो एक रैंक ऊपर है, किससे? U से, और एक रैंक नीचे है U से। 1 रैंक बिलो U मेंशन्ड है। कहता एक रैंक नीचे है U से और एक रैंक ऊपर है P से। मतलब कि अगर P का रैंक 5वां है तो इसका रैंक 4था होगा और इसका रैंक कितना होगा? 3रा। सिर्फ एक रैंक ऊपर नीचे है, मतलब ये U, T और P तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ रहेगा। यहां पर इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं रहेगा, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, क्योंकि यहां पर मेंशन था कि S का रैंक K से कम है और C से ज्यादा है। ओके, चलिए आगे इंफॉर्मेशन क्या कहती है। U हैज द सेकंड हाईएस्ट रैंक। U का रैंक जो है वो दूसरा सबसे बड़ा रैंक है, ठीक है, तो U के लिए पोजीशन फिक्स हो गई, तो T और P भी यहां पर आ जाएंगे। आगे देख लेते हैं एक बार, द रैंक ऑफ S इज लेस देन ओनली 4 बॉयज। S का जो रैंक है सिर्फ 4 लड़कों से ही कम है, सिर्फ 4, 1 2 3 4, सिर्फ 4 लड़कों से ही कम है। ओके, C हैज द लीस्ट रैंक, C का रैंक सबसे कम है। अब U, T, P एक साथ आएंगे तो यहां पर आ जाएंगे। K, S, C की बात करते हैं, देखो S आ गया, C आ गया, तो यहां पर हमें K अरेंज करना होगा, क्योंकि K जो है S के भी ऊपर आएगा, तो उसके लिए तो एक ही प्लेस पेंडिंग रहा, जो पर्सन रह गया उसे यहां अरेंज कर देंगे, दैट इज M। तो पूछा क्या गया है, हुज रैंक इज द थर्ड फ्रॉम द लास्ट। थर्ड फ्रॉम द लास्ट, आखिरी से तीसरा रैंक किसका है? S का है। आंसर आ गया C ऑप्शन। समझ आ रहे हैं? तो ऐसे ही रहेंगे सारे के सारे सेशन में क्वेश्चंस, तो लेवल जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज भी होता रहेगा, क्योंकि अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन उठाए हैं। बाकी तो बहुत इजी मिले थे, जैसे इस सेशन का पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया ना, वैसे उससे भी ज्यादा सिंपल थे। ओके, तो बहुत ही कम क्वेश्चन मिले, चलो जितने मिले हैं कमिटमेंट थी, सारे के सारे हम कवर करेंगे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वेट ऑफ 7 बॉयज, 7 लड़कों का आपको वजन दिया गया है B1 से लेके B7। वही बात आती है, सिटिंग पजल में भी ऐसे क्वेश्चन थे, 1 to 7 तक ही कंसीडर करेंगे। कहता द वेट ऑफ B5 इज लेस देन ओनली 1 बॉय। कहता जो B5 का वजन है वो सिर्फ एक ही लड़के से कम है। तो B5 का अगर वजन सिर्फ एक लड़के से कम है तो 5 नंबर वाला यहां पर होगा, क्योंकि उसका वजन सिर्फ एक से ही कम है, बाकी 5 से क्या है? ज्यादा है। एंड मोर देन दैट ऑफ B6, माना कि B5 का वजन सिर्फ एक ही लड़के से कम है, बट B5 का वजन किससे ज्यादा है? B6 से ज्यादा है। अगर B6 से ज्यादा है तो मतलब कि B6 जो है वो B5 के बिलो में आएगा कहीं ना कहीं, मतलब B6 का वजन सबसे ज्यादा नहीं है, क्योंकि 5 का वजन जो है वो 6 से ज्यादा है, ये मान के चलिए। आगे देखिए, द वेट ऑफ B4 इज नाइदर मोर नोर लेस देन दैट B6। कहता B4 का जो वजन है वो B6 से ना तो ज्यादा है ना ही कम है, मतलब जो नंबर 4 का वजन है वो नंबर 6 के वजन के बराबर हुआ, क्योंकि B4 का वजन ना तो ज्यादा है ना तो B6 से कम है। बट आया तो किसकी बात हो रही है? B4 की। बट मोर देन B1, B7 एंड B3। अब इसने इंफॉर्मेशन दी B4 के बारे में ही, माना कि B4 का वजन B6 से ना तो ज्यादा है ना ही कम है, बट उसका वजन ज्यादा है किस किस से? 4 का वजन ज्यादा है किस किस से? B1, B7 और B3। समझ आ गया इतना? अब सुनिए ध्यान से। अब
4 का वजन जो है 1 7 3 तीनों से ही ज्यादा है। क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया है, और कोई डाटा नहीं गिवन के इनके बीच में कंपैरिजन हो सके। हु वेज द मोस्ट, हमें ये प्लेस बताना है किसका है। सिंपल सा फंडा है, देखो अगर 6 नंबर वाला लड़का जो है उसका वजन 5 से कम है, तो जितना वजन 6 का था उतना ही 4 का था, तो मतलब 4 नंबर वाले पर्सन का वजन भी 5 से कम ही होगा फॉर श्योर। तो अगर 4 जो है 1 7 3 नंबर वाले लड़के से वजन में ज्यादा है, तो 6 भी सेम सिचुएशन में आएगा, क्योंकि 4 और 6 क्या है, इक्वल। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, 7। ये सारे के सारे रहेंगे 5 के बिलो में, सारे के सारे, क्योंकि 5 के बिलो में कौन आने वाला, 6 आएगा तो 4 भी होएगा, तो ये सारे के सारे रहेंगे 5 के बिलो में। टोटल नंबर ऑफ पर्संस या बॉयज कितने थे, 7। 1 नंबर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7, बचा कौन, नंबर 2। तो B2 जो है वो वजन में सबसे ज्यादा है। बाकियों के बारे में अगर इंफॉर्मेशन पूछी जाए तो आंसर रहेगा डाटा इनसफिशिएंट, डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि मुझे क्या पता 173 में से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, वजन में कम है, कौन वजन में ज्यादा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो अगेन एक और क्वेश्चन है इसी के साथ का ही। वेट ऑफ 7 बॉयज आपको दिया गया है, अलग अलग लड़कों का आपको भार अवेलेबल है B1 से लेके B7 तक। द वेट ऑफ नो 2 बॉयज इज द सेम। अब यहां मेंशन कर दिया गया कि किन्हीं भी 2 लड़कों का वजन जो है वो समान नहीं है। द वेट ऑफ B4 इज लेस देन ओनली 3 बॉयज। चलो मेंशन कर लेते हैं, 7 लड़के हैं, चलो ठीक है। कहता द वेट ऑफ B4 इज लेस देन ओनली 3 बॉयज। 4 नंबर वाले का वजन जो है सिर्फ 3 लड़कों से कम है, सिर्फ 3 से कम, मतलब 4 नंबर वाला यहां पर आएगा। वेट ऑफ B1 इज मोर देन B7। 1 नंबर वाले लड़के का वजन 7 नंबर वाले लड़के से ज्यादा है। द वेट ऑफ B2 इज द मोस्ट। सबसे ज्यादा वजन है B2 वाले का, मतलब नंबर 2 का, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ गई। B5 एंड B6 बोथ वे मोर देन B1। 5 नंबर और 6 नंबर वाले का वजन, दोनों का वजन B1 से ज्यादा है। B1 से ज्यादा 5 नंबर भी आएगा और 6 नंबर भी आएगा, बट 5 और 6 के कंपैरिजन नहीं गिवन अभी तक। वेट ऑफ B3 इज लेस देन दैट ऑफ B7। नंबर 3 वाले का वजन जो है वो 7 से ज्यादा है। नंबर 3 वाले का वजन जो है 7 से कम है, लेस देन दैट ऑफ B, तो 7 के बिलो में क्या रहेगा, नंबर 3। चलो आते हैं फर्दर इनकी पोजीशन को फिक्स करने पे। अब मुझे एक बात बताओ, 2 पर्सन तो फिक्स हो गए, बाकी 5 पर्सन ये रहे, कौन कौन से, 5 6 1 7 3। तो 3 से ऊपर देखो किस किस का वजन अवेलेबल है अभी। 3 से ज्यादा 7 नंबर वाले का, 1 नंबर वाले का, 5 और 6 इन दोनों का भी है। ओके, तो मतलब 3 नंबर के ऊपर ये 4 पर्सन की पोजीशन तो आपको मिलनी चाहिए, 5 6 1 7 वेकेंट होनी चाहिए। तो 3 यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, क्योंकि 3 अगर यहां मेंशन करते हैं तो उसके ऊपर जो है ये 4 पर्सन की पोजीशन अवेलेबल होनी चाहिए। यहां भी नहीं होगा, तो 3 नंबर वाले के लिए ये रही पोजीशन फिक्स, क्योंकि 3 के ऊपर अभी 1 नंबर ने भी आना है, 5 ने भी आना है, 6 ने भी और 7 ने भी आना है। तो 1 3 5 7 यहां पर आ जाएंगे सारे के सारे, सॉरी 1 7 5 और 6, 1 7 5 और 6 ये सारे के सारे यहां पर आएंगे, क्योंकि पर्सन ही 4 बच गए। अब आते हैं फिर से B7 के बारे में। B7 का भी सेम रोल रहा, 7 नंबर से ऊपर जो है 1 5 6 ने आना है, तो 3 पोजीशन जो है वो वेकेंट होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। तो 7 नंबर के ऊपर 1 5 6 ये वाली पोजीशन वेकेंट है, देखो। अब 1 नंबर वाले के ऊपर 5 और 6 ने भी आना है, तो 1 नंबर इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, क्योंकि 5 और 6 दोनों ने आना है। बट 5 और 6 के बारे में हमें फिक्स्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि किन्हीं भी 2 लड़कों का वजन जो है वो समान नहीं है। हाउ मेनी बॉयज वे लेस देन B1। B1 से कम कितने लड़कों का वजन कम है, सिर्फ 2 का, डी ऑप्शन आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है, पजल्स की फॉर्म में है, बट इजीली हो जाएंगे। इन्हीं की प्रैक्टिस करोगे ना, 1-2 बार कर लोगे इस PDF को सॉल्व, तसल्ली हो जाएगी बस। द हाइट ऑफ 7 बॉयज, इस बार हाइट के बारे में कंपैरिजन है, क्या फर्क पड़ता है। दे ऑल हैव डिफरेंट हाइट, सभी की डिफरेंट डिफरेंट हाइट है, मतलब किन्हीं भी 2 लड़कों की हाइट जो है वो सेम नहीं है। पहली इंफॉर्मेशन, B2 इज टॉलर देन B1 एंड B6। नंबर 2 वाले की जो हाइट है वो नंबर 1 और 6 दोनों से ज्यादा है। B7 इज शॉर्टर देन B3। B7 जो है वो हाइट में छोटा है, किससे, B3 से, 3 से छोटा हो गया नंबर 7। एंड B4
B3 और B4 से कम है। ये इकट्ठी स्टेटमेंट थी कि B7 की जो हाइट है वो B3 और B4 दोनों से कम है, बट टॉलर देन B5। बट किससे ज्यादा है B7 की हाइट? B5 से ज्यादा है। रिपीट कर देता हूं कि B7 जो है वो छोटा है किस किस से? 3 और 4 नंबर वाले से, बट लंबा है किससे? नंबर 5 वाले से। B5 इज टॉलर देन ओनली 3 बॉयज। B5 जो है सिर्फ 3 लड़कों से ही हाइट में लंबा है, सिर्फ 3 लड़कों से, नंबर 5। तो नंबर 5 की पोजीशन फिक्स हो गई, क्योंकि लड़के कितने थे टोटल? 7। अब 5 से ऊपर 7, 3, 4 तीनों आएंगे, तो 7, 3, 4 ये 3 पर्सन आने वाले हैं, तो 7 नंबर वाले की पोजीशन तो फिक्स हो गई, क्योंकि उसके ऊपर 3 और 4 कोई भी आ सकते हैं। ओके, और ये पोजीशन जो है वो 2, 1, 6 के लिए रही। बीइंग 2 की पोजीशन भी फिक्स है, क्योंकि उसके नीचे 1 और 6 को भी तो आपको एडजस्ट करना है आगे। B3 इज द टॉलेस्ट वन, हाइट का सबसे लंबा कैंडिडेट है B3, तो ये प्लेस किसके रहा? B4 के लिए। 1 और 6 नंबर के बारे में देखो, कुछ और है। कहता हाउ मेनी बॉयज आर शॉर्टर देन B4 एंड टॉलर देन B2। कहता कितने लड़के ऐसे हैं जो B4 से हाइट में छोटे हैं और B2 से हाइट में लंबे हैं? तो सिर्फ 2 ही लड़के ऐसे यहां पर हैं। 1 और 6 के बारे में कोई डाटा नहीं है अवेलेबल, तो उसको साइड रखो, क्योंकि उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपसे मांगी भी नहीं गई है। डन। 7 टीचर्स हैं, 7 अध्यापक हैं, उनके नाम दे दिए गए। टेक डिफरेंट नंबर ऑफ ट्यूशंस, वो अलग अलग नंबर्स में ट्यूशंस लेते हैं, मतलब किन्हीं भी 2 टीचर्स की नंबर ऑफ ट्यूशंस जो है वो सेम नहीं है। P टेक्स मोर ट्यूशंस देन S, P जो है वो S से ज्यादा ट्यूशंस लेता है। M टेक्स मोर ट्यूशंस देन Q, M जो है वो Q से ज्यादा ट्यूशंस लेता है। कितना ज्यादा कुछ कंफर्म नहीं है, जस्ट अबव में भी हो सकता है, 2 स्टेप ऊपर भी हो सकता है, 3 स्टेप ऊपर भी हो सकता है। R टेक्स द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूशंस, मतलब जो ये 7 टीचर्स थे उनमें जो दूसरा सबसे ज्यादा नंबर में ट्यूशंस लेने वाला पर्सन है ना, वो कौन है? R। ये हाईएस्ट वन, ये सेकंड हाईएस्ट, ये सबसे ज्यादा नंबर वाला, ये दूसरा सबसे ज्यादा नंबर वाला। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं। द नंबर ऑफ ट्यूशंस दैट O टेक्स इज लेस देन ओनली दैट ऑफ 4 टीचर्स। कहता है जितने नंबर ऑफ ट्यूशंस O लेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ 4 अन्य टीचर से कम लेगा। ठीक है, तो 4 अन्य टीचर, 1, 2, 3, 4, इन्हीं से ही कम लेगा, बाकी 2 से क्या लेगा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमें ओनली टर्म अवेलेबल थी। नेक्स्ट, N टेक्स लेस ट्यूशंस देन P, N जो है वो P से कम नंबर ऑफ ट्यूशंस लेता है। तो अगर N P से कम लेता है तो P जो है वो N से ज्यादा नंबर ऑफ ट्यूशंस लेगा। अभी देखो हमें S और N का कंफर्म नहीं है क्या है, बट दोनों के दोनों जो है P से कम ही लेंगे ट्यूशंस, बट मोर देन M। बट आया तो किसकी बात हो रही है? M की, सॉरी N की, कि N जो है वो P से नंबर ऑफ ट्यूशंस कम तो लेता है, बट M से ज्यादा लेता है। अगर M से ज्यादा लेता है तो N यहां आएगा, P यहां पर आएगा। अभी S का श्योर नहीं है कि S कहां पर आने वाला है। ठीक है, वो रहेगा बिलो में, बट कहां पर आएगा कंफर्म नहीं है। Q टेक्स द लीस्ट नंबर ऑफ ट्यूशन, सबसे कम नंबर में ट्यूशंस कौन लेता है? Q। Q के लिए पोजीशन फिक्स हो गई। S टेक्स द सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ ट्यूशंस, S जो है वो दूसरे सबसे कम नंबर में ट्यूशंस जो है वो लेता है। अब आगे देखिए, अगर S यहां पर आ गया, पोजीशन फिक्स हो गई, बाकी रहे ये 4 पर्सन या ये 3 पर्सन, क्योंकि Q तो ऑलरेडी अरेंज हो ही चुका है। तो P, N और M इसी सीक्वेंस में रहेंगे, तो 3 प्लेस, बस यही प्लेस बचे आपको अरेंज करने के लिए, P, N और M को। तो यहां पर पूछा क्या गया है? हु इज बिटवीन N एंड S, N और S के बीच में कौन कौन अवेलेबल है? M और O अवेलेबल है। डी ऑप्शन आंसर। ओके, बताओ, MTS के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 2022 का है, ठीक है, इस बार वाला नहीं है। 2023 के तो हेल इजी क्वेश्चन डाले हैं, कोई लेवल ही नहीं था क्वेश्चन का। 2022 तक अच्छा लेवल था, 2021 में, 20 में, 22 में CPO का, MTS का, CGL से भी फार बेटर क्वेश्चन थे उनमें। स्ट्रेंज। 7 एथलीट हैं, उनके नाम दे दिए गए, वो पार्टिसिपेट करते हैं एक रेस में। E इज अहेड ऑफ A, E जो है वो A से आगे है। अब हॉरिजॉन्टली बनाओ, वर्टिकली बनाओ, डजंट मैटर। E जो है वो A से आगे है, बट E जो है वो किससे पीछे है? F से। ये देखो, E A से आगे तो है, बट F से क्या है? पीछे। कितना आगे है कितना पीछे है कुछ पता नहीं है। D इज अहेड ऑफ ओनली 2 एथलीट, D जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 एथलीट से ही आगे है, सिर्फ 2 से आगे है, बाकियों से क्या हुआ? पीछे हुआ।
जी इज रनिंग लास्ट, सबसे लास्ट में कौन दौड़ रहा है? जी। नेक्स्ट, सी इज रनिंग बिहाइंड ओनली 2 एथलीट, सी जो है वो सिर्फ 2 कैंडिडेट से पीछे दौड़ रहा है, बाकी 4 से आगे दौड़ रहा है, बाकी 3 से, तो सी के लिए पोजीशन फिक्स रही। सी जो है सिर्फ 2 से ही पीछे दौड़ रहा है, बाकी 4 से आगे दौड़ेगा। नेक्स्ट, एफ इज नॉट द फर्स्ट, एफ जो है वो सबसे आगे नहीं दौड़ रहा। चलो, 4th पोजीशन फ्रॉम द बिहाइंड, 1 2 3 4, इस वाली जगह पर बताना है कौन सा एथलीट आएगा। पहले सभी को कंफर्म कर देते हैं। देखो, एफ से पीछे कौन है? ई से पीछे कौन है? ए। मतलब अब पर्सन कितने रह गए? 4। तो एफ ने अगर यहां नहीं आना तो एफ यहां पर लेना होगा, तभी ई और ए आप अरेंज कर पाओगे अकॉर्डिंगली। तो सबसे तेज दौड़ने वाला पर्सन, हमें उससे मतलब नहीं है, 4th लीस्ट बताना था। लास्ट से 4th कौन है? पीछे से 4th कौन है? ई, बी ऑप्शन। ठीक है। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 गर्ल्स इन अ क्लास आर कंपेयर्ड, कहते हैं लड़कियों के नाम अवेलेबल हैं G1 से लेके G7 तक, उनके डिफरेंट कितने मार्क्स आए हैं परसेंटेज की फॉर्म में, उनका कंपैरिजन किया गया है। ऑल द गर्ल्स हैव ऑब्टेन्ड डिफरेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, सभी लड़कियों का मार्क्स जो है वो अलग अलग थे। ठीक है, मतलब किन्हीं भी 2 लड़कियों के मार्क्स जो है वो सेम नहीं है। पहली इंफॉर्मेशन, G4 हैज द लोएस्ट परसेंटेज, 7 लड़कियां हैं, तो ऐसे मार्किंग कर लेना, उनकी पोजीशन का आइडिया हो जाएगा कि 7 पर्सन है, पोजीशन फिक्स होने जा रही है किसकी? नंबर 4 वाले की, क्योंकि उसने सबसे कम स्कोर किया है। आगे, 3 हैज हायर परसेंटेज देन 5, कहता है जो G3 थी उसके हायर परसेंटेज थे किससे? 5 से, मतलब नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो उससे ज्यादा है, बट लेस देन G1, बट G1 से कम है। किसके? G3 के। G3 के G5 से ज्यादा है और G1 से कम है। द परसेंटेज ऑफ G6 इज लेस देन G2, परसेंटेज जो G6 की है वो G2 से कम है। G2 से कम है किसकी? G6 की। G7 हैज द हाईएस्ट परसेंटेज, नंबर 7 वाले की परसेंटेज जो है वो सबसे ज्यादा थी। G1 हैज अ परसेंटेज ग्रेटर देन ओनली 3 गर्ल, नंबर 1 वाले की जो है वो सिर्फ 3 लड़कियों से ही परसेंटेज ज्यादा है, ओनली टर्म है 1 2 3, तो G1 यहां पर आई। 1 के नीचे किस किस ने आना है? 3 और 5 ने भी आना है, तो 3 और 5 के लिए बस यही एक प्लेस बचेगा, क्योंकि उसके नीचे सिर्फ 2 ही पोजीशन खाली थी। नंबर 2 6 से ज्यादा है, तो 2 और 6 यहां पर अरेंज होंगे। पूछा किसके बारे में है? 3rd लोएस्ट, ये हो गया लोएस्ट, ये 2nd लोएस्ट और ये 3rd लोएस्ट, कौन है? नंबर 3, सी ऑप्शन आंसर। क्लियर है इतना? अगला देखो, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है, क्लास के 7 विद्यार्थी थे, उन्होंने डिफरेंट मार्क्स स्कोर किया है। PQRSTUV ऐसे पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना ये पहला नाम पता नहीं कैसा दे दिया, पंछी, बताओ पंछी क्या नाम होता है? पंछी का जेरिकी, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। PQRSTUV बस ऐसा शॉर्ट फॉर्म में। आर मेंशन्ड, P स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास, P ने जो है सबसे ज्यादा स्कोर किया है क्लास के अंदर, तो P जो है वो टॉप मोस्ट प्लेस पे है। नेक्स्ट, मार्क्स स्कोर्ड बाय V वॉज हायर देन ओनली वन ऑफ द पर्सन, कहता V के जो मार्क्स थे ना वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन से ज्यादा थे, इस वाले के, बाकियों से कम थे। S स्कोर वॉज मोर देन T बट लेस देन P, S का जो स्कोर है वो T से ज्यादा है और P से कम है, और P से तो कम, अरे रुको, P स्कोर्ड 2nd हाईएस्ट है, नॉट हाईएस्ट। P के बारे में मैंने कहा, ये P के बारे में दोबारा इंफॉर्मेशन क्यों आई? P के 2nd हाईएस्ट है, दूसरे सबसे ज्यादा, तो मेंशन्ड है कि S का जो स्कोर था वो T से ज्यादा है और P से क्या है? कम, मतलब P के बिलो में ही आने वाले हैं कौन? S और T, मतलब श्वेता और टिया। 3 persons गोट हायर देन T एंड 3 person गोट लेसर देन T, मतलब T जो है वो मिडल में है, क्योंकि मेंशन था कि T ने जो है 3 से कम स्कोर किया है और 3 से ज्यादा, मतलब वो मिडल में आएगी, 7 गर्ल्स होगी जैसे। नाइदर R नोर K रिसीव्ड द लोएस्ट मार्क्स, कहता R और Q के सबसे कम नंबर ऑफ मार्क्स नहीं है। ओके, चलो उसके बाद बस इतना ही इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखो, T की पोजीशन फिक्स थी, तो P और T के बीच में कौन आने वाला है? S। R और Q के बारे में क्या गिवन है कि R और Q के सबसे कम नहीं है। अब देखो पर्सन कितने रह गए, एक तो R रह गया, एक Q रह गया, एक U रह गया। इधर R और Q ने नहीं आना तो किसने आना है? U ने।
आर और क्यू के बारे में हमें कुछ भी फिक्स पोजीशन अवेलेबल नहीं है या डाटा फर्दर नहीं गिवन। चलो, गिवन दैट नो टू स्टूडेंट हैव द सेम मार्क्स, ज्ञात है कि किन्हीं भी दो विद्यार्थियों के मार्क्स जो है वह समान नहीं है। देन हुज मार्क्स वाज द लोएस्ट, सबसे कम किसके थे? पुरुषा के, यू के। ओके, द मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स ए से लेके जी तक इन अ टेस्ट वर गिवन एज फॉलोज। ये भी स्कोर के ऊपर बेस्ड है। पहली इंफॉर्मेशन है एज स्कोर वॉज एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड एफ स्कोर। कहता ए का जो स्कोर है वो ई और एफ के एग्जैक्टली बिटवीन में है। एग्जैक्टली बिटवीन समझते हैं ना, जितने नंबर ऑफ पर्संस ने स्कोर किया होगा ए और ई के बीच में, उतने ही ने किया होगा ए और एफ के बीच में भी। एग्जैक्टली बिटवीन है, बिल्कुल मध्य में। बीज स्कोर वॉज मोर देन ओनली जीज स्कोर। बी ने जो है सिर्फ और सिर्फ जी से ही ज्यादा स्कोर किया है, मतलब बाकियों से कम किया है। बी ने सिर्फ और सिर्फ जी से ही ज्यादा किया है, बाकी 5 से कम स्कोर किया है। सीज स्कोर वॉज इमीडिएटली मोर देन बीज स्कोर। सी का जो स्कोर है बी से जस्ट ऊपर है। सी का स्कोर बी से जस्ट ऊपर है। इमीडिएटली मोर देन, तत्काल, जस्ट ऊपर। एफ स्कोर वॉज मोर देन ईज स्कोर। एफ का जो स्कोर है वो ई से ज्यादा है। अगर एफ ई से ज्यादा है तो यहां पर देखिए क्लियरली पता चल गया कि ज्यादा स्कोर किया होगा एफ ने। एफ के बाद आएगा ए के बाद कौन आएगा? ई। बट ए जो है वो एग्जैक्टली मिडल होना चाहिए, बिल्कुल मध्य में। चलिए आगे देखिए, एफ डिडंट स्कोर द हाईएस्ट। एफ ने सबसे ज्यादा स्कोर नहीं किया, तो ये 3% जो है यहीं पर आके अरेंज होंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके लिए अरेंज करने के लिए ऑल्टरनेट ही नहीं है कोई। हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स? सबसे ज्यादा स्कोर देखो यहां पर किसने किया है? डी ने किया होगा, क्योंकि एक ही पर्सन रहा, दैट इज डी। बाकी सारे तो अरेंज ही हो चुके थे। द एजेस ऑफ 7 स्टूडेंट्स, 7 विद्यार्थियों की अलग अलग आयु है। पी क्यू आर एस टी यू वी, फिर से ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि सभी पर्सन्स का जो पहला अक्षर है नाम का वो डिफरेंट है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले कैसे करोगे भाई? आप भी पी क्यू आर इतना तो जानते ही होंगे ना, एबीसीडी तो आती होगी, आप भी वैसे ही मेंशन कर लेना। प्रेम इज द सेकंड ओल्डेस्ट। एज के अकॉर्डिंगली उनका कंपैरिजन गिवन है। सेकंड ओल्डेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा पर्सन कौन है? प्रेम। विनीता इज ओल्डर देन ओनली 1 पर्सन इन द क्लास। विनीता जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास में 1 पर्सन से ही बड़ी है, सिर्फ 1 पर्सन से बड़ी है, बाकियों से छोटी है। नेक्स्ट, शुभम इज ओल्डर देन टी बट यंगर देन पी। शुभम जो है वो टी से तो बड़ा है बट पी से छोटा है। शुभम टी से बड़ा है और पी से छोटा है। 3 स्टूडेंट्स आर ओल्डर देन टी। 3 स्टूडेंट्स आर ओल्डर देन टी। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है वैसे पहले, कौन सा बताता हूं अभी, ये वाला मिलता जुलता है ना। देखो नाम चेंज कर दिए, लड़कियों की जगह लड़का आ गया, लड़कों की जगह लड़की आ गई है। ठीक है, पंछी वाला क्वेश्चन याद है, वो सेम लग रहा है कि टी से 3 पर्सन जो हैं एज में बड़े हैं और 3 छोटे हैं। ठीक है, तो टी जो है वो मिडल में, पी और टी के बीच में कौन आ गया? एस। सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। नाइदर आर नोर क्यू इज द यंगेस्ट। देखो वहां पर भी ऐसा था, अगर आर और क्यू यंगेस्ट नहीं है तो कौन बचा? फिर यू ही बचा। ये 2 पोजीशन आर और क्यू के लिए हैं। हु इज द यंगेस्ट? एस का सबसे छोटा कैंडिडेट यू। उर्वशी आएगी। समझ में लगा? चलो अगले पे आइए। 7 मित्र हैं, हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ बाइक्स। अलग अलग नंबर ऑफ बाइक्स हैं हर किसी के पास। डी हैज मोर बाइक्स देन एफ। डी के पास एफ से ज्यादा बाइक्स हैं बट लेस देन बाइक्स देन जी। डी के पास एफ से तो ज्यादा है बट जी से कम है। एफ हैज लेस बाइक्स देन ए। एफ के पास ए से कम बाइक्स है, मतलब ए के पास एफ से ज्यादा होंगी। एंड ए डज नॉट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ बाइक्स, और ए के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बाइक्स नहीं है। ओके, 4 पर्सन्स हैव मोर बाइक्स देन सी। 4 पर्सन जो हैं वो ज्यादा बाइक रखते हैं, किससे? सी से। तो 1 2 3 4 यहां पर आएगा सी, क्योंकि सी से ज्यादा नंबर ऑफ बाइक्स रखने वाले पर्सन कितने हैं? 4। ई हैज द लीस्ट एंड डी हैज द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बाइक्स। ई के पास सबसे कम नंबर ऑफ बाइक्स है और डी के पास क्या है?
थर्ड हाईएस्ट, तीसरी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बाइक्स है। बी हैज लेस बाइक्स देन जी, बी के पास जी से कम बाइक्स है। ओके चलो ये इंफॉर्मेशन बनी। हु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बाइक्स, हाईएस्ट प्लेस पे आपको बताना है कौन होगा। अब देखो ध्यान से, जी के बिलो में कौन कौन है नीचे की तरफ, जी के बिलो में डी भी है, जी के बिलो में एफ भी है, जी के बिलो में बी भी है। मतलब जी के नीचे कितने पर्सन आने वाले हैं, 3 तो आएंगे ही आएंगे। तो 3 पर्सन का प्लेस छोड़ दो, कौन कौन से, ये 1, ये 2 और ये 3, क्योंकि ये तीनों के तीनों पर्सन जो हैं एक पर्सन सेम है। डी की तो पोजीशन फिक्स हो गई ना, तो डी को अभी अवॉइड करो, डी यहां से मैं हटा देने वाला हूं। इतना क्लियर है कि जी जो है ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि जी के नीचे 2 पर्सन तो फॉर श्योर आने ही वाले हैं, एक तो एफ पक्का आएगा और बी पक्का आएगा। ये एफ और बी के लिए अगर मैं रख भी देता हूं, कम से कम 2 पर्सन तो आएंगे ना जी के बिलो में, तो जी हम यहां ले सकते हैं, और जी जो है वो डी के पास ज्यादा नंबर ऑफ बाइक्स भी है। अगर जी यहां पर है, एफ और बी हम यहां पर अरेंज कर भी देते हैं, तो ए यहां पर आया, बट ए के पास तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बाइक्स है ही नहीं, तो किसके पास बचेंगी, फिर हमें जी को यहां अरेंज करना होगा, कोई ऑल्टरनेट है भी नहीं। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बाइक्स पूछी गई थी तो वो बी के पास है। बाकियों की अगर इंफॉर्मेशन अगर कंफर्म करें, ए के पास एफ से ज्यादा है, तो ए यहां हो सकता है, एफ यहां हो सकता है, बी यहां भी हो सकता है, ए यहां होगा, बी यहां होगा, एफ यहां भी हो सकता है। ठीक है, ए को हम यहां भी ले सकते हैं, ए के पास एफ से ज्यादा है, बी यहां भी आ सकता है। मतलब बी, ए और एफ तीनों की जो पोजीशन है वो श्योर नहीं है, वो कहीं भी हो सकते हैं। चलो अगले पे आते हैं। देयर आर 8 पर्सन्स, नंबर बढ़ गए ध्यान से, 8 पर्सन्स हैं ए से लेके एच तक, सभी का डिफरेंट डिफरेंट वेट है, वजन के ऊपर बेस्ड है। ओनली 2 पर्सन्स आर लाइटर देन एफ। एफ से सिर्फ 2 पर्सन्स ऐसे हैं जिनका वेट कम है। नेक्स्ट, ओनली वर्ड गिवन था इसलिए, एफ इज हैवियर देन ए बट लाइटर देन बी। एफ का वजन ए से ज्यादा है और बी से कम है। कितना ज्यादा है कितना कम है उनकी पोजीशन का आइडिया नहीं है। डी इज लाइटर देन ई, डी जो है वो ई से हल्का तो है बट हैवियर देन जी, बट वो जी से भारी है। ये देखो, एच इज लाइटर देन ए, एच का वजन ए से कम है। अब देखो ध्यान से, एफ का वजन ए से ज्यादा है, ए का वजन एच से ज्यादा है, तो एफ के नीचे ये 2 पर्सन आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ए एफ के नीचे सिर्फ 2 ही पोजीशन रहती हैं, तो ए और एच की पोजीशन हो गई यहां पर फिक्स। क्लियर होगा इतना? यहां पर एफ था, चलो ये वाला इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली। अभी ये पेंडिंग है कि बी जो है वो एफ के अबव में ही आएगा, इसको छोड़ ही दो, फॉर श्योर बी एफ के ऊपर ही आने वाला है। ओके चलो आगे देखिए, C इज हैवियर देन E, C जो है वो E से हैवी है। अब देखो 4 ही पर्सन रह गए, C E D G, तो उनके लिए ये 4 पोजीशन C E D, अरे नंबर ऑफ पर्सन्स 8 थे तो अभी फिक्स नहीं कर सकते। नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे? 8, ये 8वां पर्सन आएगा। बाकी तो ये श्योर है, पोजीशन इनकी ऐसे ही रहेगी। ओके चलो आगे क्या है, C इज नॉट द हैवीएस्ट पर्सन, C भी हैवीएस्ट नहीं है, सबसे भारी नहीं है। अच्छा बात वहीं आ गई, फिर ये 4 पर्सन यहां पर ही अरेंज होंगे, C E D G। एक ही पर्सन रहा तो यहां आ जाएगा, देखते हैं कौन रहा। अब आगे कुछ और डाटा भी गिवन है, द वेट्स ऑफ द सेकंड हैवीएस्ट एंड सेकंड लाइटेस्ट पर्सन आर 78 एंड 48 kg। कहता है जो दूसरा सबसे भारी कैंडिडेट है और जो दूसरा सबसे हल्का कैंडिडेट है उनका वजन 78 और 48 kg है। हाउ मेनी पर्सन आर लाइटर देन द पर्सन हु इज जस्ट लाइटर देन डी। कहता डी से जो पर्सन हल्का है, जस्ट जो हल्का है उससे हल्के कितने पर्सन हैं? 3। तो आपको जो ये डाटा गिवन था ना, ये फालतू में ही गिवन है, इसका कोई रोल ही नहीं था यहां पर। ओके चलो क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली पढ़ना है। यहां पर हमें ये नहीं बताना कि डी से हल्के कितने पर्सन है, फिर तो 4 है, बट उसने पूछा है कि डी से जो जस्ट हल्का है उससे बताओ कितने पर्सन ऐसे हैं जिनका वजन लाइट है, हल्का है, तो वो 3 पर्सन होंगे। डी से जस्ट नीचे जी अवेलेबल है ना, तो जी के से हल्के पर्सन कितने हैं? 3। ये आपको आंसर देना था। 5 प्लेयर्स हैं, ये 2020 के एग्जाम में आ रखा है एसएससी के। ए से लेके ई तक स्कोर्ड सम रन्स ड्यूरिंग अ मैच, एक मैच के दौरान उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्कोर किया है। पहली इंफॉर्मेशन है बी स्कोर्ड अ हाफ सेंचुरी बट डिडंट स्कोर्ड अ सेंचुरी।
कहता बी ने अर्धशतक तो लगाया है बट शतक नहीं लगाया। अर्धशतक मतलब बी ने 50 से लेके 99 तक स्कोर किया होगा। अर्धशतक तो लगाया मतलब 50 का तो स्कोर किया। अर्धशतक मतलब 50 रन स्कोर किया, मिनिमम 50। और शतक में कितना होगा? मिनिमम 100 से ऊपर भी हो सकता है, 200 के बिलो में भी हो सकता है। ठीक है, तो बी ने जो है 50 से लेके 99 तक कहीं भी स्कोर किया हो सकता है, क्योंकि बी ने सेंचुरी स्कोर नहीं किया, शतक नहीं बनाया। डी स्कोर्ड मोर रन्स देन सी बट लेस नंबर ऑफ रन्स देन बी। डी ने सी से ज्यादा स्कोर किया है और बी से कम स्कोर किया है। अगली इंफॉर्मेशन, ए स्कोर्ड 37 रन्स विच इज लेस देन सी। ए स्कोर्ड 37 रन्स, ये इंफॉर्मेशन फिक्स है कि ए ने 37 स्कोर किया है विच इज लेस देन सी, और जो कि ए सी से कम है। तो यहीं पर ही लिख देते हैं, इसको हाइड करो, इसको हटा दो। चलो अगली इंफॉर्मेशन क्या है? सी स्कोर्ड 29 रन्स मोर देन डी। सी ने ई स्कोर्ड 29 रन्स मोर देन डी। ई का ने जो स्कोर किया है ना, वो डी से कितना ज्यादा है? 29 ज्यादा है, 29 रन्स ज्यादा है। नेक्स्ट, अब ई के बारे में कंफर्म नहीं है कि वो ई यहां पर आएगा या ऊपर की तरफ आएगा बी के। सी स्कोर 21 रन्स लेस देन बी। सी ने बी से 21 स्कोर कम किए हैं। ठीक है, या बी का जो स्कोर है वो सी से 21 ज्यादा है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो डी का स्कोर है वो ई के स्कोर से 29 कम है। दोनों फॉर्म हमने क्रिएट कर दी। अब आगे क्या है? व्हाट इज लाइकली टू बी द स्कोर ऑफ ई। ई का संभावित स्कोर कितना हो सकता है? तो ये देखो, आपको क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन के थ्रू करना पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है। चलो एक एक करके सारे ऑप्शन उठा लेते हैं। चलो, अगर हम मान के चलते हैं कि ई का संभावित स्कोर है 58, ठीक है, या एवरेज नंबर बीच वाला ही ले लेते हैं, 62 मान लेते हैं। 134 बहुत ऊपर हो गया, अब इसको अवॉइड करके चलते हैं, 62 मान लेते हैं कि ई का संभावित स्कोर कितना है? 62। अगर ई ने 62 स्कोर किया है, ई ने कितना स्कोर किया है? 62, तो डी ने कितना स्कोर किया हो सकता है? तो 62 माइनस 29 कर दो, 12 में से 9 गया 3, 5 में से 3 गया। अब देखो, अगर ई का हम ले लेते हैं कि उसने 62 स्कोर किया है, तो डी जो है वो 33 स्कोर करेगा। अब डी का तो स्कोर ए से ज्यादा है, तो 33 कैसे हो सकता है? वो तो 37 से ज्यादा होना चाहिए। तो 62 वैनिश, 62 वैनिश, तो 58 भी वैनिश ही हो गया अल्टीमेटली, क्योंकि 50 हमने तो बड़ी वाली वैल्यू ली थी ना अभी तक के लिए। चलो मान के चलते हैं कि ई ने जो है 70 स्कोर किया है। अगर ई का स्कोर 70 मान भी लेते हैं, तो डी का स्कोर जो है वो इससे 29 कम है, तो डी ने कितना स्कोर किया होगा? 41। यही मान के चले, 41 और 29 कितने हो गए? तभी 70 होंगे ना। चलो इतनी इंफॉर्मेशन होगी, आगे बढ़े। हाँ, ई ने अगर 70, हमने सी ऑप्शन पे किया ना पहले, अगर ई ने 70 का स्कोर किया है तो डी ने कितना स्कोर किया होगा? 41। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डी का स्कोर ई से 29 कम है। 41 और 29 बिल्कुल ठीक है कैलकुलेशंस। अब बी ने जो है कितना स्कोर किया है? 21 से कम स्कोर किया है। सॉरी, सी ने जो स्कोर किया है वो बी से 21 रन्स कम स्कोर किया है, या बी ने सी से 21 रन ज्यादा स्कोर किए हैं। मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 21 का है। और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? कुछ स्किप तो नहीं किया? ई स्कोर्ड 29 रन्स मोर देन डी, सी स्कोर्ड 21 रन्स लेस देन बी। ई का स्कोर हो गया 70, ठीक है। अगर ई का स्कोर 70 है तो डी का कितना हो गया? 41। सी का स्कोर बी से 21 रन्स कम है और बी का स्कोर सी से 21 रन ज्यादा है। अगर इसका स्कोर जो है 21 रन ज्यादा है, तो देखो इसने कितना स्कोर किया हो सकता है? 38, 39, ठीक है, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, 40। ये 3 वैल्यूज तो होंगी ही होंगी। अब देखना हुआ क्या। अब ई का अगर स्कोर 70 था भी सही,
यही ऑप्शन वैलिड लग रहा है मुझे तो, कि ई का स्कोर 70 ही होगा, क्योंकि सारी सिचुएशन जो है वो जस्टिफाई हो रही हैं। 38 और 37 कितने हो गए? 75, हाफ सेंचुरी आ रही है। 39 और 37 76, 40 और 37 77, बी की हाफ सेंचुरी आ रही है। तो अल्टीमेटली इसका ये संभावित स्कोर हो सकता है, बट एक बार हम क्या है ऑप्शन नंबर ए भी वेरीफाई कर देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को भी क्रॉस चेक कर ही लेते हैं लगे हाथ, कहीं मिस्टेक ना हो जाए ना। अगर मैं मान के चलता हूं ई ने स्कोर किया है 134, तो डी ने कितना स्कोर किया है? ई से 29 कम, मतलब इससे 29 कम कितना हो गया? 105। तो अगर डी ने 105 का स्कोर किया है तो बी का तो डी से ज्यादा है, तो बी ने कम से कम 106 का स्कोर किया होगा। पर बी ने तो सेंचुरी स्कोर की ही नहीं है, लिखा था ना उसने शताब्दी नहीं बनाई, या शताब्दी कह रहा हूं, शतक नहीं बनाया, अर्धशतक बनाया है बस। तो अगर हम डी का 105 कंसीडर करते हैं, अकॉर्डिंगली ई के अगर 134 हैं, तो बी जो है वो डी से ज्यादा स्कोर कर रहा था, इसलिए हम 134 भी कंसीडर नहीं कर सकते। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। ठीक है, तो अनुमानित स्कोर सी का ई का कितना हो सकता था? 70, जिसपे सारी की सारी कंडीशन जो है वो जस्टिफाई हो रही थी। अमंग 6 ऑब्जेक्ट्स, 6 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसमें कि अलग अलग वजन है सभी का। एच इज ट्वाइस एज हैवी एज के, कहता एच का वजन जो है वो दुगना है, किससे दुगना है? के से। एंड जे इज 1.5 टाइम एज हैवी एज एफ, कि जे जो है 1.5 कितना हो जाता है? 3/2। ठीक है जी, तो जे का जो वजन है वो एफ का 3/2 गुना है। जे का वजन 3/2 टाइम्स है किससे? एफ से। जी इज हाफ एज हैवी एज जे, जी जो है वो जे का आधा है, और हम कह सकते हैं जे जो है वो जी का 2 गुना है। ओके, एफ एंड जे टुगेदर आर लेस हैवी देन एच, कहता है एफ और जे का जो वजन है दोनों का एक साथ एच से हल्का है। जे एंड एल टुगेदर आर ट्वाइस हैवी एज एफ, जे और एल जो है एक साथ क्या है? डबल दुगने हैं किससे? एफ से। जितना एफ का वजन होगा उसका डबल किसका होगा? जे और एल दोनों का एक साथ। क्या क्वेश्चन पुट किया गया है? विच ऑब्जेक्ट इज द हैवीएस्ट अमंग ऑल, सबसे हैवी ऑब्जेक्ट आपको बताना है कौन सा है। इतना तो क्लियर है कि एफ और जे का जो है सबसे ज्यादा वजन नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मिला के वजन जो है वो एच से हल्का है, मतलब एच बहुत भारी था, तो एफ और जे तो होने से रहे, एफ भी नहीं होगा और जे भी नहीं होगा। एच का वजन के से दुगना है तो के का भी नहीं होगा। रही बात किसकी? जी और एल की। ठीक है, तो जी और एल का हम कंपैरिजन कर लेते हैं। अब यहां से देखिए, अगर हम यहां पर एफ के साथ कंपेयर करें जी और एल को, तो यहां से देखिए हमें जी की वैल्यू गिवन थी, जे की भी वैल्यू गिवन है, तो जे की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। 3/2 प्लस एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ। हमने क्या किया? जे की वैल्यू यहां पर पुट कर दी है। ठीक है, चलो ये एफ है, 3/2 ऑफ एफ। आगे देखिए एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा? 3f प्लस 2l इज इक्वल टू 4f। तो यहां से f की वैल्यू क्या आ गई? ट्वाइस ऑफ l। f जो है वो l से डबल है। अगर f l से डबल है, ठीक है, f जो है l से डबल है, मतलब f का वजन l से ज्यादा है, बट हमने यहां पर तो f को कैंसिल आउट कर दिया। क्यों? h का वजन तो f से भी ज्यादा था, h का वजन ज्यादा था, किससे ज्यादा था? f से भी ज्यादा था, तो मतलब अल्टीमेटली h का वजन तो l से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि f तो l का डबल है। ओके, तो यहां से l की भी पॉसिबिलिटी खत्म, एक ही पर्सन रह गया, कौन? g अवेलेबल रहा। अब j जो है वो दुगना है g का। ठीक है, j जो है वो g का दुगना है। अब j के बारे में इंफॉर्मेशन थी हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम यहां पर j और l में भी कंपैरिजन कर लें तो ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं? j और l के बीच में भी कंपैरिजन कर लेते हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव था बट आ रखा है एग्जाम के अंदर, ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में प्रेफर कर सकते हो। यहां से देखिए f की वैल्यू अगर हम डिटरमिन करें तो ट्वाइस ऑफ j अपॉन 3 ये आ जाएगी। चलो इसी वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन के अंदर। डिफरेंट पेन यूज कर लेता हूं। f की वैल्यू है j प्लस l
इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या हो गई, तो बाकी ब्रैकेट में रहेगा 2j/3। ओके, तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर ही ले जाऊं डायरेक्टली, थ्राइस ऑफ j प्लस थ्राइस ऑफ l इज इक्वल टू 4j। ओके, तो j कितना आ गया, j जो है वो कितना बना, थ्राइस ऑफ l बना, है ना। 4j माइनस 3j कितना हो गया, j हो गया, तो j कितना हो गया, थ्राइस ऑफ l। अगर j l का 3 गुना है तो j की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, कितनी होगी 3l, वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ j। तो g जो है वो l का कितना हुआ, 3/2 ऑफ l। ठीक है, 3/2 ऑफ l, l का 1.5 गुना। तो यहां से हमें वजन का पता चला, h का वजन या g का वजन किसका भारी होगा, कुछ स्किप कर दिया शायद मैंने, तो कुछ कंक्लूजन नहीं निकला। h जो है वो k का डबल है, j जो है 1.5 टाइम्स है, g इज हाफ एज हैवी एज j। g जो है वो j से, j का आधा है, g जो है वो j का आधा था। हमने j की वैल्यू निकाली थी ना। अब देखो यहां से ही कंक्लूड हो सकता था, वैसे वो हमने ऐसे ही किया, मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। g जो हमने j की पोजीशन को एलिमिनेट किया था कि j जो है वो h से भारी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कंफर्म किया था, क्योंकि f और j दोनों मिलके ही j से कम वजन के थे। अब j का जितना वजन है उसका भी आधा किसका है, g का, मतलब इसका अगर 10 किलो है तो g का 5 गुना, ये भी कैंसिल आउट यहीं से हो रहा था, ये मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ा लेंदी खिंच गया। तो अल्टीमेटली सबसे हैवीएस्ट वजन, सबसे भारी वजन किसका है, कौन से ऑब्जेक्ट का होगा, h का होगा। ठीक है, तो ये सेशन में थे सारे के सारे क्वेश्चन। अब इसके बाद हम करने वाले हैं कैलेंडर का टॉपिक, ये सारे क्वेश्चंस भी देखिएगा, एक्सप्लेनेशन पे फोकस कीजिएगा। लास्ट के रैंकिंग के 2 क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के थे बट आ रखे हैं, ओके, तो इनको भी आपको करके जाना होगा। अब हम स्टार्ट करने वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर शुरू करने से पहले कैलेंडर की वीडियो देख लीजिए, अगर आपको कैलेंडर नहीं आता, कंप्लीट चैप्टर जो है एक्सप्लेन किया हुआ है वो जाके जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैलेंडर। तो आजकल जो है पिछले 2-3 सालों से कैलेंडर टॉपिक काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको पक्का आने के चांसेस हैं। कॉमन टाइप्स बन रही हैं, कुछ ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आई। हाँ, CHSL का एग्ज़ाम था 2019-20 का, वहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट देके क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग पूछे गए हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बाकी रही बात पूरे के पूरे चैप्टर के बेसिक पॉइंट्स की, अगर मैं इसी सेशन में ये कन्वे करने लगूंगा ना तो आधा पौना घंटा तो सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही जाएगा, बेसिक पॉइंट्स के ऊपर जाएगा। तो बेहतर है, हाल ही हमने थोड़े टाइम पहले ही कैलेंडर की कंप्लीट चैप्टर की एक वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड की है, जाके ज़रूर देखिएगा। 5 घंटे का सेशन है, हर एक कंसेप्ट को पूरा बारीकी से समझाया गया है। तो अगर आप नए हैं, कैलेंडर टॉपिक फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले जो भी ये कैलेंडर टॉपिक की कंप्लीट वीडियो है, रिवीजन वीडियो नहीं है वो, एक कंप्लीट वीडियो है बेसिक से लेके एंड तक, ओके, तो उसे गो थ्रू करिए, सारे कंसेप्ट्स सीख लीजिए, उसके बाद ही इन क्वेश्चंस के ऊपर स्विच कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 2021। 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ओके, तो इसके लिए देखिए 2 मेथड है, कंसेप्चुअली भी कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स भी कर सकते हो। कंसेप्चुअली करना है उसका वे जो है थोड़ा लेंदी होगा, तरीका अगर आपको सीखना है तो वो कंसेप्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो मैंने अभी बोला कैलेंडर की वीडियो जो अपलोडेड है। ट्रिक यूज करते हैं, ट्रिक क्या है, 733, आपको कोड याद रखना होगा 733614625735। रेस्ट आपको योर कोड अगर आपको ध्यान में है 144025, वो भी आप याद रख सकते हैं। बेसिकली हम 7 टाइम कोड्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं, अपना खुद का कोड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बनता कैसे है इसका भी मैंने तरीका उस वीडियो में बता रखा है।
तो चलिए बात करते हैं 15 अगस्त की। एक एक टर्म को यूज करते रहिए। सबसे पहले 15 की बात करते हैं। नंबर ऑफ ऑड डेज डिटरमिन कर लेते हैं। 15 मतलब ऑड डेज की वैल्यू कितनी रही 1। ऑड डेज कैसे निकालते हैं? कपल ऑफ डेज को, जो भी आपको क्वांटिटी अवेलेबल है नंबर ऑफ डेज की, उसे 7 से डिवाइड कर दो। 7 से भाग करने पे जो भी आपका शेष या रिमाइंडर वैल्यू बचेगी वही आपके विषम दिन होंगे, वही आपके ऑड डेज होंगे। अगस्त महीने की बात करें तो अगस्त के लिए मंथ कोड क्या है? यहां पर 2 काउंट कर लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के लिए कोड क्या हो गया? 2। 2021 को हम जो है 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। 2000 प्लस 21। 2000 सालों में ऑड डेज की वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि 400 में अगर 0 ऑड डेज होते हैं तो 800 में भी 0 होंगे, 1200 में भी 0 होंगे, तो 2000 में भी 0 होंगे, क्योंकि 2000 जो है वो 4 का मल्टीपल है। 21 में 21 ऑड डेज तो होंगे, प्लस 5 लीप ईयर की वजह से आ जाएंगे, क्योंकि इन 21 सालों में कहीं ना कहीं हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि इनमें कुछ नॉर्मल ईयर्स भी हैं और कुछ लीप ईयर्स भी हैं। सेंस एक बार हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक नॉर्मल ईयर में जो है हमारे पास कितने ऑड डेज होते हैं? 1, और एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2। ये स्प्लिट होता है 1+1 के केस में। एक दिन आता है यहां पर 29 फरवरी का, तभी 1+1 हो जाता है। तो साल चाहे हमारे पास कोई भी हो, हर साल में कहीं ना कहीं कम से कम एक ऑड डे तो पक्का होगा ही होगा। कम से कम एक ऑड डे तो पक्का है ही है। डिफरेंस क्या है? अगर वो ईयर एक नॉर्मल ईयर है तो उसमें सिर्फ एक ही ऑड डे है, अगर वो ईयर एक लीप ईयर है तो उसमें एक और ऐड ऑन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ 29 फरवरी। यही सेंस को हमने यहां मेंटेन किया कि 21 सालों में विषम दिन निकालने हैं। तो 21 साल को हमने क्या एज्यूम कर लिया? सारे के सारे नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, सभी को ऐसा ही एज्यूम कर लिया। तो एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे, तो 21 में कितने हो गए? 21। अब सारे के सारे तो नॉर्मल नहीं है, तो इन सालों में कुछ ना कुछ लीप वर्ष भी होंगे। कैसे डिटरमिन किया? 21 तक 4 का हाईएस्ट मल्टीपल देख लिया। 4 का हाईएस्ट मल्टीपल कौन है? 20। तो जब आप 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5। तो मतलब 2001 से लेके 2021 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी थी? 5। तो वो 5 लीप वर्षों की वजह से 5 29 फरवरी और भी तो कंसीडर करनी पड़ेंगी। ये हो गया। तो ये मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, बेसिक से नहीं बता रहा हूं। बेसिक से सीखना है, चाहे आप किसी और टीचर से भी पढ़ रखे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो वाली वीडियो जो है एक डबल स्पीड से देख लीजिएगा, आपको इस ट्रिक का आइडिया डिटेल में वहां पता चलेगा। तो चलो यहां पर 21 जो है 7 का मल्टीपल है, तो डायरेक्टली इसे एलिमिनेट कर दीजिए। 5 और 2 कितना हो गया? 7। तो रिमाइंडर ऑड डेज की वैल्यू कितनी बची? 1। क्लियर? तो अगर यहां पर रिमाइंडर 1 है तो हम डे कौन सा डिसाइड करके चलते हैं? संडे, क्योंकि हम इस ट्रिक के बिहाफ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैन्युअली या कंसेप्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहला दिन हम मंडे कंसीडर करते हैं। अब इस ट्रिक के बिहाफ पे नंबर 1 रिमाइंडर आया तो संडे है, सेकंड डे होगा मंडे, इसी तरह 3 रिमाइंडर आता तो ट्यूसडे, 4 आता तो वेंसडे, एंड सो ऑन। अभी 1 आया तो एक क्या क्या है? संडे। डन? तो मतलब कि 15 अगस्त 2021 को जो है वो रविवार था। If it was Monday on 1st January 2018, then what was the day of the week on 31st of December 2018? मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था कि अच्छे क्वेश्चन आ रखे थे थ्योरेटिकल बेस्ड। कहता अगर 1 जनवरी 2018 को मंडे था तो बताइए 31 दिसंबर 2018 को साल का कौन सा दिन था? तो ये पॉइंट भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है। जब भी आपको यहां पर बात हो नॉर्मल ईयर की, हमेशा ध्यान में रखिएगा किसी भी साधारण वर्ष का या किसी भी नॉर्मल ईयर का साल का पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है। साल का पहला दिन कौन सा होता है? 1 जनवरी। साल का आखिरी दिन कौन सा होता है? 31 दिसंबर। तो किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो ध्यान से देखिए 2018 एक नॉर्मल या साधारण वर्ष ही है, तो पहला दिन अगर मंडे है तो आखिरी दिन भी क्या होगा? मंडे ही होगा। इसलिए यहां पर भी आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। ठीक है। हाँ, अगर यहां पर बात होती 1 जनवरी 2018 मंडे है तो 1 जनवरी 2019 बताइए, तो एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर से दूसरे नॉर्मल ईयर में स्विच करने पे हमारे पास विषम दिनों की संख्या 1 आ जाती है ना। तो पिछले पॉइंट में यही तो बताया था, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो इसकी वजह से एक दिन बढ़ जाता है। इफ इट वॉज फ्राइडे ऑन 1st जनवरी 2016, अगर 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो बताइए
31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन था। अब यहां पर भी वही बात आ गई, साल का पहला और आखिरी दिन पूछा जा रहा है, बट इस बार जो है आपको साधारण नहीं लीप वर्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर यहां पर यह साधारण वर्ष होता तो अगर ये फ्राइडे है तो यह भी फ्राइडे ही होता, ओके। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम एक लीप वर्ष की बात करेंगे तो एक लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा डे भी तो ऐड ऑन होता है। कौन सा? 29 फरवरी का। तो 1 जनवरी और 30 दिसंबर अगर हम बात करते हैं किसी भी लीप वर्ष की, तो वो डे जो है वो सेम होता है। किसी भी लीप वर्ष का 1 जनवरी का दिन और 30 दिसंबर का दिन वो सेम होता है। 31 दिसंबर तक आते आते एक दिन बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा डे ऐड ऑन हो रहा है। कौन सा? 29 फरवरी का। तो अगर ये फ्राइडे था 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को क्या होगा? सैटरडे होगा, शनिवार होगा। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप वो सेशन एक बार गो थ्रू कर लेंगे ना, तो ये आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, क्योंकि विद लॉजिक मैंने बता रखा है कि इस तरह से ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। What was the day of the week on 26th January 2012? 26 जनवरी 2012 को 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ, चलो मैं आपको एक कंसेप्चुअल मेथड भी बता देता हूं। यहां पर कंसेप्ट के थ्रू आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, हम सबसे पहले कंप्लीट ईयर्स को टारगेट करते हैं कि कितने वर्ष ऐसे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो कितने कंप्लीट हो चुके हैं? 2011, क्योंकि 2012 तो अभी देखो रनिंग में चल रहा है, रनिंग में है ना, अभी वो खत्म नहीं हुआ। तो 2011 साल जो हैं पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं। तो इन 2011 सालों में विषम दिनों की संख्या निकालनी है। तो 2011 को मैं लिख सकता हूं 2000 प्लस 11। 2000 सालों में ऑड डेज की वैल्यू 0 हो गई, 11 में 11 तो होंगे ही होंगे, प्लस 2 लीप वर्षों की वजह से आ जाएंगे। समझ आ गया? तो 11 और 2 कितने हो गए? 13। 13 का मतलब यहां से कितना आ गया? 6। तो मतलब कि इन 2011 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी थी? 6 थी। अब क्या है, हम अगले साल में एंटर हो चुके हैं। 2011 सालों में हम विषम दिन निकाल चुके हैं, मतलब 1 जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर 2011 तक टोटल ऑड डेज की वैल्यू कितनी थी? 6। अब जैसे ही अगला साल स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी स्टार्ट हुआ, अब पूरा जनवरी मंथ लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 26 तारीख तक की बात करनी है। तो 26 जनवरी ये हो गए। 26 का मतलब डायरेक्टली मैं 5 लिख दूं, क्योंकि जब मैं इसे 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा, प्लस ये 6 ऑड डेज। 6 और 5 कितने हो गए? 11/7, रिमाइंडर कितना आ गया? 4। तो ये कंसेप्चुअली क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो अगर कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं तो पहला दिन जो है हम वो मंडे कंसीडर करते हैं। दूसरा रिमाइंडर आ जाता तो दूसरा दिन होता ट्यूसडे। तीसरा दिन आता, 3 रिमाइंडर रहता तो वेडनेसडे मार्क करते। अब 4 रिमाइंडर आया तो आंसर क्या होगा? थर्सडे, दैट इज वीरवार। सी ऑप्शन। ओके। अब इसे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स भी कर सकते हो। अब ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका डिफरेंट कोड यूज होगा। जैसे कि हमारा कोड क्या था? 733614625735। जो ये हम कैलेंडर कोड यूज करते हैं, ये एक साधारण वर्ष के लिए यूज करते हैं, नॉर्मल ईयर के लिए, जनवरी से लेके दिसंबर तक। पर जब भी लीप वर्ष की बात होगी, देखो ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के लिए कोड क्या रहेगा? कुछ नहीं करना, जो पहले 2 डिजिट है नॉर्मल ईयर के कोड के, उसमें एक एक डिजिट आपको माइनस करना है। एक एक डिजिट जो है वो माइनस करना है। तो जनवरी और फरवरी का कोड 6 और 2 रहेगा, बाकी रेस्ट सेम रहने वाला है। तो यहां पर बात करते हैं 26 का मतलब कितना हो गया? 5, क्योंकि 26 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड क्या है यहां पर? 6। 2012 को हम स्प्लिट करने लगेंगे। अब देखो इसको मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि जब हमारे पास कंसेप्ट फॉलो होता है उसमें हम कंप्लीट ईयर्स को टारगेट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा यह था। यहां पर कुछ भी नहीं देखना कि कितने कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ भी है, जो ईयर दिया गया है उसी को कंसीडर कर लो। 2000 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0। 12 में 12 ऑड डेज तो होंगे ही होंगे, प्लस 3 लीप वर्षों की वजह से आ जाएंगे, क्योंकि 2012 को भी एज अ लीप ईयर काउंट करना है आपको। ये नहीं कहना कि 2012 तक तो 2004 और 2008 ही आए हैं, अब 2012 में 29 फरवरी तो इंक्लूड नहीं, तो इसमें क्यों कंसीडर करें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना।
क्योंकि हम ट्रिक के साथ कर रहे हैं, 2012 लीप वर्ष है ना, तो उसके लिए कोड भी तो लीप वर्ष वाला यूज कर रहे हैं हम। तो यहां पर 2012 को भी लीप वर्ष काउंट करके उसको कंसीडर करना पड़ेगा। ऑड डेज आपको 3 काउंट करने पड़ेंगे, 2004 का भी, 8 का भी और 12 का भी। चलिए आ जाइए अब यहां पर। तो देखो 6 और 5 11, 6 और 5 11, 11 और 3 14 हो गए, 12 ऑड डेज बचे, 12 ऑड डेज बचे तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 5। ओके, 12 को 7 से भाग करेंगे, शेष 5 ही बचेगा ना। तो मैंने बताया था कि ट्रिक अगर आप फॉलो कर रहे हो इस कैलेंडर कोड के बिहाफ पे, तो पहला दिन जो है आपको संडे कंसीडर करना है। 2 पे क्या आएगा? मंडे आएगा। कंसेप्चुअली करेंगे तो पहला दिन मंडे काउंट करना है, शॉर्टकट के साथ करेंगे तो पहला दिन संडे काउंट करना है, वो भी सिर्फ इस कैलेंडर कोड के लिए। 3 आता तो वेंसडे मार्क करते, 4 आता तो थर्सडे हो जाता, अब 5 आया था, सॉरी मंगलवार तो भूल ही गए, 3 आता तो ट्यूसडे मार्क करते, 4 आता तो वेंसडे मार्क करते, अब रिमाइंडर 5 आया तो इस दिन क्या था? वीरवार था। तो मैंने क्रॉस चेक करके बता दिया। क्यों? क्योंकि ये लीप वर्ष का कोड था, या लीप वर्ष पूछा गया था, तो काफी स्टूडेंट्स जो है वो डिमांड करते हैं सर एक लीप वर्ष का करके दिखाइए, उसमें कई बार हमें गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने दोनों मेथड से आपको बता दिया। ये क्रॉस चेक हो गया, कंसेप्चुअली करेंगे तो भी थर्सडे आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस कैलेंडर कोड करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आ रहा है? थर्सडे। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर 2016 भी होता तो हम 4 लीप वर्ष कंसीडर करते हैं यहां पर। समझ आ गया? चलो अगले पे आते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमें गिवन है कि 29 जनवरी 2003 को अगर बुधवार था तो बताना होगा हमें कि 26 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो रेफरेंस के लिए आपको डेट दी गई है 29 जनवरी 2003। देखो इसमें जो है ईयर्स का इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप मैन्युअली ही कर सकते हो। जैसे कि अगर हमें 29 जनवरी 2003 अवेलेबल है तो हम 29 जनवरी 2005 ओरली ही डिफाइन कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे ही 29 जनवरी 2005 आ जाएगा तो हम 26 फरवरी 2005 इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। अब जैसे कि मेंशन है कि 29 जनवरी 2003 को क्या था? बुधवार था, तो सेम डेट को 2004 में क्या आ जाएगा? थर्सडे। अब आप में से कई सोचेंगे जी 2004 तो एक लीप वर्ष है, तो यहां क्या होना चाहिए? फ्राइडे, शुक्रवार होना चाहिए। पर ध्यान से देखिए अभी हम डेट किसकी बात कर रहे हैं? 29 जनवरी। जब तक 26 या सॉरी किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, जब तक 29 फरवरी इंक्लूड ना हो तब तक आपको एक ही दिन इंक्रीज करना है, एक ईयर से दूसरे ईयर तक। जैसे 2003 से 2004 हम बात कर रहे हैं 29 जनवरी। अब 29 जनवरी तो 29 फरवरी से पहले का पीरियड हो गया, तो हम एक ही दिन बढ़ाएंगे। अगर यहां बाय चांस होता 10 मार्च, 13 मार्च, 20 अप्रैल या 29 फरवरी के बाद का कोई भी दिन होता, सपोज यहां पर होता 29 मार्च होता, तो 29 मार्च 2003 से 29 मार्च 2004 अगर देखेंगे ना तो यहां पर क्या मिलेगा? हमें शुक्रवार मिलेगा, क्योंकि उस केस में 29 फरवरी इंक्लूड हो चुकी होगी। ओके, तो अभी तक के लिए एक ही दिन बढ़ा। तो सेम डेट 2005 में अगर हम बात करेंगे, देखो 29 जनवरी 2004 के बाद 29 फरवरी तभी आएगी। अब इसमें एक दिन और जुड़ जाएगा, मतलब अब यहां पर आप कह सकते हैं यहां से यहां तक कितने दिन बढ़ेंगे? 2 दिन बढ़ेंगे। तो मतलब 29 जनवरी 2005 को शनिवार था, तो हमें बताना है 26 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो अब सेम ईयर में अगर हम पहुंच चुके हैं तो 29 जनवरी से 26 फरवरी तक इजीली अप्रोच कर सकते हैं। 31 का महीना होता है, 29 दिन तो खत्म हो गए, बचे कितने? सिर्फ 2 दिन। तो 2 दिन बचे जनवरी मंथ के, प्लस 26 दिन हुए फरवरी के। 26 का मतलब कितना हो गया? 5, 5 और 2 कितना हो गया? 7, 7 का मतलब कितना हो गया? 0। तो मतलब जब आप 29 जनवरी से 26 फरवरी तक स्विच करते भी हैं तो नंबर ऑफ ऑड डेज की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो मतलब अगर 29 जनवरी 2005 को शनिवार था तो 26 फरवरी 2005 को भी क्या होगा? शनिवार ही होगा। गॉट इट? अगर 10 नवंबर 2018 को क्या था? शनिवार था, एंड व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 2017? देखो हमें क्या चीज अवेलेबल है? 10 नवंबर 2018 गिवन है, हमें डिटरमिन क्या करना है? 15 अगस्त 2017। पास्ट में जाना है, पिछले साल के बारे में पूछ रहा है। तो आप अलग अलग अप्रोचेस मत सीखिए, एक ही अप्रोच सीखिए, हमेशा फॉरवर्ड ट्रेवल करना सीखो।
हम 18 से 17 नहीं देखेंगे, हम 17 से 18 तक स्विच करेंगे। कहने का मतलब हम 15 अगस्त 2017 से 10 नवंबर 2018 तक देखेंगे टोटल ऑड डेज कितने आते हैं। बाद में ऑड डेज का क्या करना है वो बाद में देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं अभी तक के लिए 15 अगस्त 2017 से अगर हम 15 अगस्त 2018 की बात करते भी हैं तो कितने दिन बढ़ गए, एक दिन पड़ा, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर से दूसरे नॉर्मल ईयर तक अप्रोच करने में एक ही ऑड डे ऐड होगा। अब 15 अगस्त 2018 से लेके 10 नवंबर 2018 तक की बात करें तो पहले अगस्त का महीना आएगा, फिर सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर आएगा, उसके बाद 10 नवंबर तक हम अप्रोच कर लेंगे। यही कंडीशन रहने वाली है। अब अगस्त के 15 दिन तो हो चुके थे, बाकी कितने बचे, 16 दिन। 16 का मतलब 2 हो गया क्योंकि 31 का महीना होता है। 15 अगस्त तो हमें अवेलेबल हो चुकी है ना डेट, तो हम 15 अगस्त से कहां तक ट्रेवल कर रहे हैं, 10 नवंबर तक। तो अगस्त महीने के 31 में से 15 दिन खत्म, बाकी कितने बचे, 16 दिन। 16 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 2। सितंबर महीने में विषम दिन कितने होते हैं, 2। अक्टूबर में विषम दिन कितने होते हैं, 3। और 10 नवंबर की बात करें तो इधर भी कितना आ गया, 3। तो जब हम यहां से यहां अप्रोच करेंगे तो टोटल ऑड डेज देखो कितने बनेंगे, 2 और 2 4 और 3 7। तो यहां से यहां अप्रोच करने में टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी हुई, 3। यहां से यहां अप्रोच करने में टोटल ऑड डेज कितने हुए, 1। एक नंबर इधर बढ़ा, 3 नंबर इधर इधर बढ़े। तो मतलब यहां से यहां जब हम ट्रेवल करेंगे 15 अगस्त 2017 से 10 नवंबर 2018 तक अगर हम ट्रेवल करेंगे तो टोटल कितने ऑड डेज बढ़ेंगे, 4। 4 ऑड डेज बढ़ेंगे, 4 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। मतलब हमें क्या करना है, बैकवर्ड जाना है। तो 4 ऐड करने की बजाय यहां से यहां जाना है तो 4 माइनस करना पड़ेगा। तो हमें देखना होगा कि सैटरडे से 4 दिन पहले कौन सा दिन था। तो सैटरडे से 4 दिन पहले क्या था, मंगलवार था, ट्यूसडे। अगर आप 4 माइनस नहीं करना चाहते हैं, जैसे यहां से यहां जाना है तो 4 माइनस करना पड़ेगा। अगर आप 4 माइनस नहीं करना चाहते हैं ना, 3 नंबर बढ़ा दीजिए। अगर आप 4 माइनस नहीं करना चाहते हैं तो क्या करिए, 3 बढ़ा दीजिए। ठीक है, सिंपल सा फंडा है ना। अगर आप 5 माइनस, अगर सपोज यहां 5 रिमाइंडर आ जाता तो 5 माइनस नहीं करना चाहते तो 2 बढ़ा दीजिए। ये सेम रहने वाला है। देखो सैटरडे के 4 दिन पहले भी मंगलवार है, सैटरडे के 3 दिन बाद भी क्या है, मंगलवार ही तो होगा। कॉम्बिनेशन जो है वो 7 का बनना चाहिए। एक सेकंड के लिए मैं पिछला क्वेश्चन थोड़ा एक बार फिर से देख लूं। यहां पर हम फॉरवर्ड ही ट्रेवल कर रहे थे, इधर बैकवर्ड। ठीक है, बिल्कुल किया। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था, तो हमें बताना है 7 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए ध्यान से, वही बात आती है, 31 दिसंबर 2003 हमें गिवन है। ज्यादा फर्क नहीं है ईयर्स का, तो मैनुअली क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैनुअली करने से ना गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं कि हम डायरेक्टली ट्रिक से अप्रोच कर लें। कई बार क्या है, एक आधे नंबर में डिफरेंस आ गया ना, तो पूरे का पूरा क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो जाता है। तो 31 दिसंबर 2003 को क्या था, बुधवार था, वेंसडे। तो हम कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 2004 को, देखो 31 दिसंबर 2004, 29 फरवरी इसमें इंक्लूड हो गई, तो इस दिन क्या होगा, फ्राइडे होगा, शुक्रवार। 2 दिन बढ़ जाएंगे ना। अब 31 दिसंबर 2004 को अगर शुक्रवार है तो हमें 7 मार्च तक अप्रोच करना है। यहां से 7 मार्च तक अप्रोच करना है। ओके, 7 मार्च भी कौन सी, 2005 की। चलो अब 31 दिसंबर तक सारे दिन खत्म हो गए, फिर आपको कंसीडर करना होगा जनवरी का महीना, फिर फेब्रवरी मंथ आ जाएगा, फिर कहां तक जाना है, 7 मार्च तक जाना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 कंसीडर करिए वैल्यूज। जनवरी में विषम दिनों की संख्या 3, फेब्रवरी में कितनी होगी, 0, क्योंकि फेब्रवरी जो है 2005 के अंदर ऑड डेज उसमें 0 ही रहेंगे ना, 28 दिन का महीना होगा, प्लस 7 मार्च, 7 का मतलब 0 ही काउंट कर लो। तो यहां पर विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 3। मतलब जब हम 31 दिसंबर 2004 से 7 मार्च 2005 तक अप्रोच करेंगे तो टोटल 3 दिन बढ़ेंगे। तो फ्राइडे में 3 दिन बढ़ा दीजिए, फ्राइडे में 3 दिन बढ़ाएंगे तो आंसर आ जाएगा मंडे। क्लियर। 30 अप्रैल 1983 शनिवार था, तो बताना है 13 अगस्त 1989 कौन सा दिन होगा। ठीक है जी, सिंपल सी सिचुएशन है। अब ईयर जो है वो काफी ज्यादा है, अब मैनुअली करने के बजाय डायरेक्ट अप्रोच में लेंगे, इसे डायरेक्ट काउंटिंग कर लेंगे कि 30 अप्रैल 1983 से 30 अप्रैल 1989 तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने बनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, यहां से यहां तक देखो, 83 से 89 तक 6 साल हो गए।
तो इन 6 सालों में विषम दिन कितने होंगे? 6 तो होंगे ही होंगे, कि अगर हम सभी को नॉर्मल ईयर ही काउंट कर लें, साधारण वर्ष, तो इन 6 सालों में 6 ऑड डेज तो आएंगे ही आएंगे, प्लस 2 लीप ईयर की वजह से आ जाएंगे, 1984, 1988। टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 8/7, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1। तो जब आप यहां से यहां ट्रेवल करेंगे तो टोटल एक ही डे एक्स्ट्रा एड ऑन होगा। ओके, अब 30 अप्रैल 1989 आ चुका है। अब यहां से यहां तक हम अप्रोच करेंगे 13 अगस्त 1989। मतलब पहले सेम ईयर में पहुंच जाओ, साल सेम कर लो, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो, अप्रैल 30 का ही होता है महीना, ठीक है, फिर मई मंथ आ जाएगा। तो मतलब हम यहां से यहां अप्रोच करेंगे तो 1 बाय 1 सारे मंथ्स कंसीडर किए जाएंगे। तो पहले तो आ गया मई का महीना, मई में ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 3। फिर आ जाएगा जून, जून में कितने हो जाएंगे? 2। फिर आ जाएगा जुलाई, जुलाई में कितने हो जाएंगे? 3। कहाँ तक जाना है? 13 अगस्त। तो 13 अगस्त तक ऑड डेज अगर काउंट करें तो 13 का मतलब कितना हो जाएगा? 6। चलो कंसीडर कीजिए, 6 3 9 2 11 और 3 कितना हो गया? 14। सभी को ऐड कर दो। सभी को ऐड करने बैठे तो ऑड डेज की वैल्यू यहां पर कितनी हुई? 0। तो मतलब कि जब हम 30 अप्रैल 1989 से 13 अगस्त 1989 तक अप्रोच करेंगे तो यहां पर आपके 0 ऑड डेज एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कोई दिन चेंज होगा ही नहीं। जो दिन ये था वही दिन यहां पर भी होगा। समझ आ गया? काउंट करना चाहें तो एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। मई में 31 दिन होते हैं, 3 ऑड डेज, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त पूरा महीना काउंट नहीं करना क्योंकि 13 अगस्त तक ट्रेवल करना था। 13 मतलब 6, 6 ये कितने थे? 7, सॉरी 8, 8 और 6 14 का मतलब 0 हो गया। तो मतलब अगर यहां पर शनिवार था, क्योंकि गिवन है देखो, इस डेट को अगर शनिवार है तो इसमें एक दिन बढ़ाएंगे, यहां संडे होगा। अगर ये दिन संडे है तो इसमें 0 ऑड डे बढ़ेंगे, तो यहां पर भी क्या आएगा? संडे ही होगा। डी ऑप्शन आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, 2 मार्च 2022 को बुधवार था, तो बताना है 2 मार्च 2006 को कौन सा दिन था। अब देखो, पास्ट में ट्रेवल कर रहे हैं, प्रीवियस पिछले साल में जा रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, देखो डेट तो सेम ही है, इसको कंसीडर ही मत करो। आप सिंपली ये देखिए 2006 से 2022 तक टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, डेट सेम ही है, कौन सी? 2 मार्च। ओके, चलो 6 से लेके 22 तक कितने ईयर्स हो गए? टोटल 16 साल हो गए। तो इन 16 सालों में 16 ऑड डेज तो होंगे ही होंगे, प्लस कितने लीप वर्ष होंगे? काउंट कर लो, 2008, 2012, 2016, 2020, 4 ऑड डेज और आ जाएंगे। टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 20। फिर से डिवाइड करो 7 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6। तो मतलब के 2 मार्च 2006 से 2022 तक जब हम ट्रेवल करेंगे तो टोटल ऑड डेज कितने आएंगे? 6। जब हम फॉरवर्ड ट्रेवल कर रहे हैं, बट ये तो बैकवर्ड आ रहा है देखो, तो हमें 6 ऐड करने की बजाय यहां से 6 माइनस करने पड़ेंगे। तो बुधवार में अगर 6 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा थर्सडे। अब अगर आपको 6 माइनस नहीं करना तो एक दिन बढ़ा दो, बुधवार के 6 दिन पहले भी वीरवार है, बुधवार के एक दिन बाद भी क्या है? वीरवार। देखो 7 का सेट बन गया ना। जो आपको इजी लगे ना ट्रैवल करना, हमेशा उसको अप्रोच में लो। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, अगर यहां रिमाइंडर 5 आ जाता तो 5 स्टेप पीछे जाने के बजाय 2 स्टेप्स आगे चली जाइएगा, क्योंकि यहां पर हमारा मेजर कंसर्न किससे रह जाता है? सिर्फ और सिर्फ डे से। दिन कौन सा होगा? हमें नंबर ऑफ डेज तो नहीं काउंट करने ना, टोटल नंबर ऑफ डेज काउंट करने होते, वो अलग सिनेरियो था। दिन से मतलब है वो, जाए ऐसे कर लो, ज्यादा बेहतर है, टाइम सेव होगा आपका। 31 जनवरी 2022 को अगर मंडे था तो 100 साल पहले बताओ कौन सा दिन था। मतलब के 31 जनवरी, हमें क्या डिटरमिन करना है? 31 जनवरी 1922 को कौन सा दिन था। तो सिंपल सी बात है, इन 100 सालों में हम ये टारगेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने। देखो सारी गेम ही ऑड डेज की है, वैसे पास्ट में जा रहा है, 100 साल पहले कौन सा दिन था, ठीक है, बट हम फॉरवर्ड ट्रेवल करना सीखेंगे। तो इन 100 सालों में सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि इन 100 सालों में 100 ऑड डेज तो होंगे ही होंगे, अगर हम सभी को नॉर्मल ईयर मान के चलते हैं। एक नॉर्मल ईयर में एक तो होगा ही होगा। अब जितने लीप ईयर्स होंगे इनमें उतने ऑड डेज और जुड़ जाएंगे, क्योंकि उतने लीप वर्षों में ही 29 फरवरी भी आई होगी। चलो प्लस, अब लीप वर्ष काउंट करते हैं यहां से यहां तक कितने हुए।
तो पहले तो ये देखो कि 1922 तक टोटल लीप वर्ष कितने हैं। मतलब अगर हम यहां पर ये सिचुएशन लेते हैं, आपको गलती ना हो ना, इसलिए थोड़ा सा वे इस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एग्जाम में आपका माइंड किस तरह से एक्ट करेगा, कहीं ना कहीं डाउट भी रहेगा, उसको कैसे हैंडल करना है उसका बेस्ट अप्रोच बताता हूं। 1901 से लेके 2000 तक की अगर हम बात करते, 1901 से लेके 2000 तक की, ये 100 साल का ही टाइम पीरियड है। तो इन 100 सालों में विषम दिनों सॉरी लीप ईयर्स कितने बनते? 25, क्योंकि 25 मल्टीपल आएंगे ना चार चार के, 1904 1908 करके देख लीजिएगा। तो ये 25वां मल्टीपल बनेगा 2004 का, और जो ये 25वां मल्टीपल है ये भी लीप वर्ष है। तो इन 100 सालों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? 25। बट हमारा यहां पर जो टाइम पीरियड है वो 1922 से शुरू हो रहा है, मतलब 1922 तक भी कुछ लीप वर्ष रहे होंगे। तो 1922 तक कितने लीप वर्ष रहे होंगे? 5। तो 5 यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो, 25 में से 5 कम कर दो, क्योंकि टाइम पीरियड 1922 से शुरू हो रहा है। तो मतलब कि 1922 से लेके 2000 तक टोटल लीप वर्ष 20 हुए। 2001 से लेके 2022 तक टोटल लीप वर्ष 5 हुए। कौन कौन से? 2004 2008 2012 16 और 20। तो टोटल लीप ईयर्स कितने हो गए? 25। तो 25 और डेज फर्दर ऐड ऑन हो जाएंगे, क्योंकि सभी लीप वर्षों में 29 फरवरी आई होगी। कितने हो गए टोटल? 125 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर कितना आ गया? 6। ओके, तो वही बात आती है, हमें बैकवर्ड जाना है 100 साल पहले। तो मंडे से 6 दिन पहले क्या था? मंगलवार। अगर आपको 6 दिन पहले नहीं जाना तो एक दिन आगे चले जाइए, मंडे का एक दिन बाद भी क्या होगा? मंगलवार ही होगा। आंसर क्या रहेगा? ट्यूसडे। समझ आ रहा है ना कैसे सॉल्व हो रहे हैं? बस अंडरस्टैंडिंग लेके चलिएगा कि क्वेश्चन को इजी कैसे बना सकते हो। सारी गेम सिर्फ और सिर्फ विषम दिनों की है। एक भी विषम दिन गलत निकाल लिया, आंसर आपका टोटली रॉन्ग, क्योंकि आप ऑप्शंस ही देख लीजिए कितने कंसेक्यूटिव हैं। ट्यूसडे के बदले अगर एक दिन का फर्क आया तो हम मंडे भी मार्क कर सकते थे, संडे भी मार्क कर सकते थे, वेंसडे भी मार्क कर सकते थे। ठीक है, तो काउंटिंग थोड़ा ध्यान से करिएगा। व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 1 जनवरी 2033? 1 जनवरी 2033 निकालना है। चलो ट्रिक के साथ ही कर लेते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी के लिए कोड क्या रहेगा? 7। क्यों? क्योंकि 2033 जो है वो एक नॉर्मल ईयर है। कोड आपको याद ही होगा, 733614625735 प्लस 2033 को स्प्लिट करते हैं किसमें? 2000 प्लस 33 में। 2000 में विषम दिनों की संख्या 0, 33 में 33 तो होंगे ही होंगे, प्लस कितने लीप वर्ष आएंगे? 8। ऐसे काउंट किया मैंने डायरेक्टली। इन 33 तक मैंने 4 का हाईएस्ट मल्टीपल पकड़ा। 4 का हाईएस्ट मल्टीपल कौन था इन 33 सालों तक? 32। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। मतलब 2001 से लेके, क्योंकि 2000 के तो कंसीडर कर लिए थे, तो ये 2001 से लेके 2033 का टाइम पीरियड है। तो जब हम 2001 से 2033 तक ट्रेवल करेंगे तो 4 4 के कितने मल्टीपल निकल के आएंगे? 8। और जितने भी 4 के मल्टीपल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? लीप ईयर ही तो होते हैं। चलो 7 को एलिमिनेट करो यहां से। ठीक है, 7 यहां पर बाहर निकल गया। 33 का मतलब विषम दिनों की संख्या कितनी बनी? 5। तो 33 और 1 34, 34 और 8 कितने हो गए? 42। 42 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो 0 रिमाइंडर पे हमारा क्या डे डिसाइड होता था? सैटरडे, क्योंकि 1 को हमने क्या कंसीडर किया था? संडे। ये ऑप्शन आंसर क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर्स विल बी द सेम एज द कैलेंडर ऑफ 2003? 2003 का जैसा कैलेंडर है वो सेम एज इट इज किसके साथ रिपीट होगा? तो मैनुअली करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कैलेंडर सेम कब होता है? जब ऐसे 2 साल जिनका कैलेंडर सेम हो, उसकी सेंस को हम किस तरह से मेंटेन करेंगे कि उन 2 वर्षों का पहला दिन कौन सा होता है? 1 जनवरी का दिन। उन 2 वर्षों का पहला दिन, और साथ के साथ उन दोनों के दोनों वर्षों के जो नंबर ऑफ डेज हैं वो भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि कैलेंडर सेम है। तो मैं डायरेक्टली एक ट्रिक बता रहा हूं। वैसे इसका मेथड मैंने वैल्यूज के साथ एक डेट का रेफरेंस लेके और डेज का रेफरेंस लेके सब कुछ क्लियर किया हुआ है वो वीडियो के अंदर। तो अगर नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। गारंटीड एक्स्ट्रा जरूर सीखने को मिलेगा अगर आप कहीं और से भी पढ़ रखे हैं तो। आपको इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन की नीड भी नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सॉल्व करते जाओगे। एक बार ध्यान से देख लो वो सेशन। तो मैं डायरेक्टली ट्रिक बता देता हूं। आपको बस ये देखना है कि जो भी नॉर्मल ईयर का हम कैलेंडर टारगेट करने जा रहे हैं कि किसके साथ मैच करेगा या रिपीट होगा, उसका ये देखिए अगला साल या पिछला साल कौन सा साल एक लीप वर्ष है।
अब देखो 2003 का पिछला साल 2002, वो तो एक नॉर्मल ईयर है। 2003 का अगला साल क्या है, एक लीप वर्ष है। तो एक ट्रिक है जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि किसी भी नॉर्मल ईयर का अगर फॉलोड बाय ईयर, किसी भी साधारण वर्ष का जब अगला साल एक लीप वर्ष हो तो वो अपने आप को 11 साल के बाद रिपीट करता है। ठीक है, तो 2003 का जो कैलेंडर है वो 2014 में जाके रिपीट होगा। ओके, अगर पिछला साल एक लीप वर्ष होता, पिछला साल, तो वो अपने आप को 6 साल के बाद रिपीट करता है। किसी भी साधारण वर्ष का पिछला साल, a normal year preceded by a leap year, then it will repeat after 6 years. Okay, बट इनमें कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। तो जैसे कि मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या होता अगर हम बात करते, ईयर है आपके सामने 1987 या 1887 की बात करें। 1887, देखो क्या ये भी रहने दो, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, रहने दो इसे भी। एक और एग्जाम्पल देने लगा हूं, उसका मुझे आंसर बताइएगा। 2095 अगर ये साल होता, 2095 का जो कैलेंडर है वो कितने सालों के बाद रिपीट होगा, या इसका कैलेंडर कौन से ईयर के साथ मैच करेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, ट्रिक फॉलो करो। ट्रिक अगर फॉलो कर ली तो फिर कैलेंडर में जाके देखो कैसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो फिर आपको सॉल्यूशन में बताना होगा। ठीक है, ऐसे इतना आसान तो दूंगा ही नहीं, देखते हैं आपका माइंड कितना काम करता है। मुझे बस इतना बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि जो 2095 का कैलेंडर है वो कितने साल के बाद रिपीट होगा। ठीक है जी, तो आपके लिए क्वेश्चन रह गया। 11 जुलाई 2020 को अगर मंडे था तो हमें बताना है 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 11 जुलाई 2020 से 11 जुलाई 2028 तक टोटल ऑड डेज कितने आते हैं। तो पहले हम सेम ईयर में पहुंच जाते हैं। ओके, 2028 तक ट्रेवल करते हैं। तो 20 से लेके 28 तक टोटल ईयर्स कितने हो गए, 8। तो इन 8 वर्षों में टोटल ऑड डेज की वैल्यू काउंट कर लेते हैं। 8 में 8 ऑड डेज तो होंगे ही होंगे, प्लस 2 लीप वर्षों की वजह से आ जाएंगे। कौन कौन सा, 2024 और 2028, ये 2 लीप वर्ष काउंट होंगे। 2020 को लीप वर्ष में काउंट नहीं करना क्योंकि इसकी 29 फरवरी निकल चुकी है। टोटल विषम दिनों की संख्या यहां से कितनी हो गई, 3। तो मतलब जब यहां से यहां तक ट्रेवल करेंगे तो 3 ऑड डेज ऐड होंगे। अब 11 जुलाई 2028 से हम ट्रेवल करना चाहते हैं 14 अक्टूबर 2028, क्योंकि सेम ईयर में पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले 11 जुलाई की बात करते हैं। ओके, तो 11 जुलाई की बात करें तो जुलाई महीने में 31 दिन होते हैं, जिसमें से 11 दिन तो खत्म हो गए, बाकी कितने बचे, 20 दिन। 20 का मतलब कितना आ जाएगा, 6 ऑड डेज। समझ आया। फिर उसके बाद अगस्त का महीना, अगस्त में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 3। फिर आ जाएगा सितंबर का महीना, सितंबर में 30 दिन होते हैं तो ऑड डेज कितने होंगे, 2। फिर आ जाएगा कितना, 14 अक्टूबर का दिन। 14 अक्टूबर मतलब ऑड डेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो देखिए 6 और 3 9, 9 और 2 11, टोटल ऑड डेज यहां से कितने आ जाएंगे, 4। समझ आ गया। तो मतलब कि जब अब 11 जुलाई 2028 से 14 अक्टूबर 2028 तक स्विच करेंगे तो 4 ऑड डेज जुड़ जाएंगे। यहां से यहां 3 ऑड डेज बढ़े, यहां से यहां 4 ऑड डेज बढ़े, तो अल्टीमेटली यहां से लेके यहां तक टोटल कितने ऑड डेज बढ़ गए, 3 और 4 कितने बने, 7। 7 का मतलब फिर से ऑड डेज की वैल्यू क्या रही, 0। तो कोई भी डे चेंज नहीं होगा, मंडे है तो मंडे ही मिलेगा। क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करना है। कहीं पता क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डे डिसाइड कर लेंगे। अच्छा 11 जुलाई 2020 मंडे था तो इस दिन 3 दिन बढ़ा दो, तो इस दिन क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। अगर ये थर्सडे था फिर यहां से यहां ट्रेवल किया, 4 दिन बढ़े, तो थर्सडे में 4 दिन जोड़ो, फ्राइडे सैटरडे संडे फिर मंडे। तो भाई करना ही क्यों है, आपका सिंपल सा टास्क है, जो रेफरेंस डेट अवेलेबल है और जो आस्किंग डेट है वहां तक टोटल ऑड डेज काउंट कर लो कितने हैं, बस। बीच में आपको टाइम वेस्ट कभी भी नहीं करना। करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपका टाइम है भाई, कौन देखने आ रहा है। ओके, बट अगर स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि टाइम भी बचे, क्वेश्चन भी सही है, तो हमेशा ऐसे टारगेट करना, सिंपल स्टेप, दैट्स इट। और कुछ तामझाम नहीं करना, क्योंकि कोई भी वहां पर आके आपके कोई सॉल्यूशन नहीं देखने वाला। वहां सिर्फ मैटर करेगा आपने ऑप्शन करेक्ट चूज किया है या नहीं। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग डेज कैन नॉट बी द फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी ईयर, निम्न में से कौन सा दिन ऐसा है जो शताब्दी वर्ष का पहला दिन नहीं हो सकता। तो ये मैं डायरेक्टली आपको पॉइंट बता भी देता हूं, वैसे ये पॉइंट मैंने उस वीडियो में भी बता रखे हैं। 3 दिन की बात करते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। मंगलवार, वीरवार और शनिवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी शताब्दी वर्ष का लास्ट डे नहीं हो सकते हैं, आखिरी दिन, लास्ट डे। रीजन अगर पता करना है तो वो वीडियो देखिए। दूसरा पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, संडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, रविवार, बुधवार और शुक्रवार, ये किसी भी सेंचुरी का पहला दिन नहीं हो सकते। सेंचुरी का पहला दिन काफियों को दिक्कत आती है, पहला दिन कौन सा होता है? सेंचुरी मतलब कोई भी सेंचुरी जब स्टार्ट होगी, जैसे 1 जनवरी 2001, ओके, 2000 मत बोलना कि 2000 तो सेंचुरी है, सेंचुरी ईयर है वो, सेंचुरी वहां पर जाके खत्म कब होगी? 31 दिसंबर को। किसी भी सेंचुरी का शताब्दी, शताब्दी का मतलब क्या होता है? 100 ईयर्स का टाइम पीरियड। किसी भी शताब्दी का पहला दिन जो होता है वो जब सेंचुरी स्टार्ट होने लगती है ना, जैसे 21वीं शताब्दी है तो ये 21 शताब्दी का पहला दिन। 20वीं शताब्दी का पहला दिन कौन सा था? 1 जनवरी 1901। तो ये शताब्दी के पहले दिन काउंट होते हैं, ठीक है। तो किसी भी शताब्दी का पहला दिन ना तो संडे होगा, ना वेडनेसडे, या ना तो फ्राइडे। ऑप्शन देखो कौन सा है। मंडे को पहला दिन भी हो सकता है शताब्दी का और आखिरी दिन भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू दोनों ने ही कंसीडर नहीं। द बर्थ डेट ऑफ वियान इज 9, ये सारे देखो मैंने मेंशन नहीं किया बट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे आप नेट पे जाके गो थ्रू कर सकते हैं, सर्च कीजिएगा, आपको क्लियरली पता चल जाएगा ये कौन सी शिफ्ट का और कौन से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये मेरे ख्याल से 2020 वाले क्वेश्चन है, ठीक है। द बर्थ डेट ऑफ वियान इज 9 मार्च 2002, बस डे ऑफ द वीक निकालना है। 9 मार्च 2002 की बात कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 काउंट करते हैं, इसका मतलब हो गया 2, इसका मतलब क्या हो गया 3, इसका मतलब हो गया 2000 प्लस 2, 2000 में ऑड डेज कितने होंगे? 2, 2 में 2 ही काउंट करेंगे, कोई लीप ईयर नहीं है, बस कंसीडर कर लो 3 2 5 2 7, ऑड डेज की वैल्यू कितनी होगी? 0, 0 मतलब सैटरडे। आधा मिनट भी बहुत ज्यादा होगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, अगर ट्रिक्स टिप्स पे हैं तो, ओके। 26 जनवरी 2019 को शनिवार था, तो हमें बताना है 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो आ जाते हैं सबसे पहले सेम ईयर में। 26 जनवरी 2019 गिवन है, तो हमें डिटरमिन करना है 26 जनवरी 2022, ये डिटरमिन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक 3 साल हो गए, तो इन 3 सालों में ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 3 तो होंगे ही होंगे, प्लस 1 लीप वर्ष की वजह से आ जाएगा, कितने हो गए? 4। तो जब यहां से यहां अप्रोच करेंगे तो 4 ऑड डेज बढ़े, 4 दिन एक्स्ट्रा एड ऑन होंगे। बस 26 जनवरी 2022 से 30 जनवरी 2022, 26 से 30 तक भी कितने दिन बढ़े? 4 दिन वो बढ़े, मतलब यहां से 30 जनवरी 2022 तक कितने दिन बढ़े? 4 दिन बढ़े। अब अल्टीमेटली हुआ क्या? 26 जनवरी 2019 से 30 जनवरी 2022 तक कितने दिन बढ़ के आए? 4 यहां पर, 4 यहां पर, टोटल कितने हो गए? 8। 8 का मतलब कितना हो गया? 1 विषम दिन, तो 1 दिन एक्सटेंड होगा, तो सैटरडे में 1 दिन बढ़ा दीजिए, आंसर आ गया संडे। खत्म केस। 15 फरवरी 2013 को क्या था? शुक्रवार था। 15 फरवरी 2021 का बताना है। चलो ये तो बहुत सिंपल हो गया, डेट दोनों में सेम है, सिर्फ सॉरी मंथ भी सेम है, ईयर टू ईयर स्विच करना है, ये तो बहुत सिंपल है। तो 2013 से 2021 तक टोटल ईयर्स कितने हो गए? 8। तो इन 8 सालों में विषम दिन काउंट कर लेते हैं। 8 में 8 तो होंगे ही होंगे, प्लस 2 लीप ईयर की वजह से आ गए, कौन कौन से? 2016 और 2020। 8 और 2 10, डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। तो बताइए फ्राइडे में 3 दिन बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा? सोमवार, मंडे। खत्म, ओके। 1 मार्च 2012 को थर्सडे था, तो 1 फरवरी 2016 को बताना क्या होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 1 मार्च 2012 हमें गिवन है, तो हम एक काम करते हैं, हम सेम ईयर तक अप्रोच कर लेते हैं, मतलब 1 मार्च 2016 हम डिटरमिन कर लेते हैं, ओके। चलो 12 से 16 तक 4 साल हुए, तो इन 4 सालों में विषम दिन कितने हुए? 4 तो होंगे ही होंगे, प्लस 1 लीप वर्ष की वजह से होगा। वो 1 लीप वर्ष कौन सा काउंट किया? 2016, क्योंकि 2001 मार्च 2000 पहले 29 फरवरी जा चुकी है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां से यहां तक टोटल कितने ऑड डेज बनेंगे? 5।
समझ में आया? तो अगर इस दिन थर्सडे था तो थर्सडे में 5 दिन बढ़ा दो या थर्सडे में 2 दिन कम कर दो, बात एक ही होगी। तो इस दिन आ गया मंगलवार। अगर ये भी नहीं करना, अब ये काम करते हैं, हमें डेट क्या चाहिए थी, 1 फरवरी, ये क्या निकला 1 मार्च। तो एक काम करो, 1 फरवरी से लेके 1 मार्च तक टोटल ऑड डेज काउंट कर लो, टोटल ऑड डेज काउंट कर लो, ठीक है। अब जैसे कि फरवरी में होते हैं 29 दिन, क्योंकि ईयर कौन सा है 2016, एक ऑड डे इसमें 28 दिन रह गए, 1 फरवरी तो निकल गई ना, प्लस एक दिन इसका भी काउंट हो गया, टोटल ऑड डेज कितने आ जाएंगे 1, क्योंकि 28 7 का मल्टीपल है, डायरेक्टली वैनिश करो। तो जब हम 1 मार्च 2016 से 1 फरवरी तक जाएंगे तो एक माइनस करना पड़ेगा। तो इस दिन हमने क्या निकाला था, मंगलवार, मंगलवार में एक माइनस कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार। आंसर आ गया बी, मंडे। अगर ये भी नहीं करना तो ध्यान से देखिए, इसमें 5 जुड़े, इधर में एक जुड़ना नहीं है, एक माइनस होना है, क्योंकि यहां से हमें पास्ट में जाना है, 1 मार्च से 1 फरवरी तक जाना है। तो प्लस का 5 है, माइनस का 1 है, मतलब थर्सडे में 4 दिन जोड़ दो। थर्सडे में 4 दिन जोड़ोगे तो भी आंसर क्या आने वाला है, मंडे आने वाला है। देखो कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो ना कि ये स्टेप में क्या था, तो रिवाइंड जरूर कर लेना, पीछे जाके देख लो मैंने क्या बोला है, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशंस का यही एक फायदा होता है। ओके, चलो, दोनों का टाइम बच जाता है। 13 सितंबर 2003 गिवन है, 14 फरवरी 2005 निकालना है। तो 13 सितंबर 2003 को सैटरडे हमें अवेलेबल है, 13 सितंबर 2004 को क्या हो जाएगा, मंडे, बिकॉज 2004 जो है एक लीप वर्ष है। अब 13 सितंबर 2004 से हम ट्रेवल करेंगे 14 फरवरी 2005 तक। तो ये तो टास्क मैन्युअली करना पड़ेगा। 13 सितंबर से कहां तक ट्रेवल करना है, 14 फरवरी तक, ठीक है जी। करो फिर, सितंबर में होते हैं 30 दिन, बच कितने गए 17, ये 13 तो खत्म हो गए, 17 का मतलब कितना हो गया 3, 3 विषम दिन हो गए इसके। सितंबर महीना खत्म, फिर अक्टूबर आ गया, फिर नवंबर आ गया, फिर दिसंबर आ गया, फिर जनवरी आ गया, फिर फरवरी, फरवरी के कितने दिन 14 दिन, मतलब 0 ऑड डे। चलो काउंट करो, 3 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, खत्म करो सभी को। इसमें भी कितने विषम दिन हुए, 0 ऑड डे हुए। तो जब यहां से यहां ट्रेवल करेंगे तो कितने दिन एक्स्ट्रा है, 0 एक्स्ट्रा है, तो मतलब अगर इधर मंडे था तो यहां पर भी क्या रहेगा, मंडे ही होगा, ठीक है। क्रॉस चेक करना है, सितंबर में 3 रहे, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3, जनवरी में 3, फरवरी में 0, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 3 3 6, 6 और 2 8 और 6 14 का मतलब 0, बिल्कुल सही है। ओके, 28 फरवरी 2020 को फ्राइडे था, तो 30 दिसंबर 2015 डिटरमिन करना है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, फिर फॉरवर्ड ट्रैवल करना है ना, 30 दिसंबर 2015 से 30 दिसंबर 2019 निकाल लेते हैं। देखो करने का तरीका देखते रहो, मैं 30 दिसंबर 2020 तक क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि अगर 30 दिसंबर 2020 निकाल लूंगा फिर मुझे सारे के सारे महीने मार्च से लेके दिसंबर तक वो भी काउंट करने पड़ेंगे। जो आपके लिए रास्ता कम हो ना ट्रैवल करने का, हमेशा उसको अप्रोच में लो। मैंने जैसे क्या निकाल लिया, 30 दिसंबर 2019, दिसंबर का 2019 से लेके फरवरी का 2020, इसमें सिर्फ 3 महीने कंसीडर करने पड़ेंगे। अगर मैं 2020 निकाल लेता यहां 30 दिसंबर 2020, मतलब मुझे 2020 साल 2020 के 9 से 10 महीने कंसीडर करने पड़ते, तो वो लेंदी टास्क हो जाता, ठीक है। इसलिए यहां से यहां तक आए 4 साल बढ़े, तो इन 4 सालों में ऑड डेज की वैल्यू 4 तो होंगे ही होंगे, प्लस एक लीप वर्ष की वजह से आ जाएगा, तो टोटल ऑड डेज कितने बढ़े 5। तो 30 दिसंबर 2015 से 30 दिसंबर 2019 तक 5 ऑड डेज निकल के आएंगे। अब 30 दिसंबर 2019 गिवन है, डिटरमिन क्या करना है, देखो 30 दिसंबर 2019 गिवन था, डिटरमिन क्या करना है 28 फरवरी 2020। तो पहले तो दिसंबर का महीना 31 का होता है, 30 खत्म, बचा कितना, एक दिन। अगला साल आ चुका है दिसंबर 2020 का, जनवरी में 3 ऑड डेज, 28 दिन का मतलब कितना हो गया 0 ऑड डे। तो टोटल ऑड डेज यहां से यहां तक कितने अप्रोच में आए 4, यहां से यहां 5 दिन बढ़े, यहां से यहां 4 दिन बढ़े, तो 5 और 4 टोटल यहां से लेके यहां तक कितने दिन बढ़ गए, 5 और 4 9 दिन,
इन 9 दिनों में ऑड डेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 7 करना है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। तो मतलब कि जब हम 30 दिसंबर 2015 से 28 फरवरी 2020 तक ट्रैवल करेंगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, बट हमें तो पास्ट में ट्रैवल करना है तो हमें 2 माइनस करना होगा। तो फ्राइडे में 2 माइनस कर दो वेडनेसडे। ये नहीं करना 2 दिन पीछे जाने के बजाय 5 आगे चले जाते हैं। 2 दिन पीछे जा सकते हो ना, क्योंकि रास्ता छोटा है। 5 दिन आगे जाओगे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, तब जाके वेडनेसडे आए। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया है कैसे करना है, बाकी अप्रोच तो आपकी है। चलो डन। तो यही थे इस कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपने देखे होंगे मोस्ट कॉमन यूज होने वाले क्वेश्चन की टाइप एक ही है, रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं क्लियरिटी आई होगी। अगर नहीं आई है तो हो सकता है अगर आप किसी और टीचर से पढ़ रखे हो, उनका वे जो है पढ़ाने का डिफरेंट हो, जैसे कि कैलेंडर कोड मेरा टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, बाकी सभी से आपने सीख रखा होगा 14402503 जो भी है वो भी फॉलो कर सकते हो, डजंट मैटर। ओके, क्योंकि कोड कैसे क्रिएट होता है उसका भी आपको पता होना चाहिए, रटने का क्या फायदा है। तो वो जो वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने कैलेंडर की 5 घंटे की, वहां जाके देखिए, मैंने आपको कोड बनाना भी सिखाया हुआ है, जाके वो देख सकते हो। बाकी जितने भी कंसेप्ट हैं वहां से भी सीखिए। अगर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो डबल स्पीड के साथ देख लो, बहुत सी चीजें आपको ऐसी होंगी जो फर्स्ट टाइम देखने को मिल सकती हैं। ओके, क्योंकि कुछ एक चीजें ऐसी हैं, मैं ऐसे किसी को ये बुरा नहीं बता रहा कि हाँ ये बंदा ऐसे पढ़ाता है ये बंदा ऐसे नहीं पढ़ाता है, बट रिस्क आपका होगा। जो चीज़ें बतानी चाहिए कन्वे करनी चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल है यूजफुल है, तो बताना ज़रूरी है। तो उन पॉइंट्स का आपको पता होना चाहिए। तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको मेरी वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, वहाँ पर अटवाया नहीं है, चीज़ों को कंसेप्चुअली डिस्कशन में लाया गया है। तो ज़रूर जाके देखिए, अगर वो अच्छा लगे तो आपको लगे कि हाँ थोड़ा यूनिक मेथड है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइम गेन कर रहे हैं आप, और पूरे का पूरा कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाने का तरीका मेरा अच्छा लग रहा है, तो आप कोर्सेज की तरफ जा सकते हो। ठीक है, कोर्सेज का एक्सेस ले सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी है इस नंबर पे कॉल कर लो, कभी भी, कभी भी मतलब वर्किंग आवर्स में। ओके, बाकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बाकियों से टोटली डिफरेंट बनाती हैं, जैसे कि QRPs मिल जाएंगे आपको कोर्स के अंदर, क्विक रिवीजन पॉइंट। एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन के लिए कुछ एक जो आप नोट्स बनाते हो ना, वो भी ज़रूरत नहीं है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, हर चैप्टर में। और सारे का सारा बैच जो है वो रिकॉर्डेड होगा, वन गो में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जो मन में आए पढ़िए। अगर वो नहीं करना तो बहुत सारी फ्री वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब वाली, यहाँ पर डायरेक्ट हमने लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हो। क्विजेस दीजिए, बहुत से मॉक्स भी अवेलेबल हैं, हालांकि ये अपडेट करके नहीं लगाया हुआ मैंने। आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का भी एक टैब यहाँ पर दिया गया है। और रही बात इस सेशन की पीडीएफ की, तो इस सेशन की पीडीएफ आपको मिलेगी यूट्यूब पीडीएफ को जो टैब है उसमें। जैसे ये वीडियो जा रही है जुलाई 2023 में, तो जुलाई 2023 का जो यहाँ पर है फोल्डर मिलेगा आपको, उसमें जाके इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। और बहुत सी फ्री चीज़ों का एक्सेस भी है, वो भी ले सकते हो आप। ओके, अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है कंटेंट, तो बाकियों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। और रही बात इससे पहले सेशंस की, जो ये सीरीज चला रहे थे हम, अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके पिछले सेशंस भी आप देख सकते हो। बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे आने वाले एग्जाम्स के। ओके, चलो इस सेशन में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टेक केयर।